Today's topic is Hindu undivided family and taxation. पहली चीज तो टैक्सेशन को हम लोग किनारे कर दें थोड़ी देर के लिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है? जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था ना कि हमें पहले उसके रूट पे जाना चाहिए, व्हाट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। लेकिन हम चूंकि टैक्स ओरिएंटेड हैं, एक किसी भी नाम से HUF का पैन ले लिया, रिटर्न फाइल कर दिया, 143(1), 143(3) का असेसमेंट ऑर्डर ऑब्टेन कर लिया, बन गई HUF। पूर्वोत्तर में जाइएगा गोरखपुर के आगे तो आपको बहुत सारी ऐसी HUF मिलेंगी। एक केस मेरे रिलेशन में मैं गया तो मैंने पूछा है बनी कैसे? आपके 3 बेटे हैं, आपने एक बाप और एक बेटे ने मिलके बोले HUF बन गई जी हमारी। कहाँ बनी? रहते देवरिया, हैदराबाद में, रिटर्न का फाइल किया देवरिया में, कोई नेक्सस नहीं, कुछ नहीं, बोले HUF बन गई जी हमारे वकील साहब ने बना दी। मैंने कहा इसका सोर्स क्या है, कैसे HUF बनी, क्या बनी? केवल आप एक बाप बेटे मिलकर के, ये तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो गई आपकी, ये HUF कहां हुई? तो इसलिए जो मैं कहता हूं ना कि जो लोग कहते हैं कि HUF कैसे बनती है, तो HUF बनती नहीं है, HUF होती है। तो क्यों होती है? तो सबसे पहले तो हमें यही जानना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों की क्यों नहीं है, क्या उनकी भी HUF बन सकती है क्या? उनकी भी अनडिवाइडेड फैमिली बन सकती है क्या? तो सबसे पहले तो हिंदू कौन है ये हमें बहुत अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, क्योंकि अब तो कोडिफाइड लॉ है, उसमें भी डेफिनेशन है। तो अलग अलग तरीके की अलग अलग डेफिनेशंस। एक ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ इलेक्शन पिटीशन के रेफरेंस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। हमारे गुरुदेव ने एक परिभाषा दी, हीनम दुष्यति इति हिंदू। जो हीनता को नष्ट करे वही हिंदू है। लीगल डेफिनेशन जो हमें मालूम है कि मुस्लिम्स का कोई भी कोडिफाइड लॉ नहीं है, लेकिन हिंदुओं के लिए 3 या 4 लॉ ऐसे हैं जो कोडिफाइड है। हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड एडॉप्शन एक्ट, गार्जियनशिप एक्ट। इस तरीके से 4-5 एक्ट ऐसे हैं जो हिंदुइज्म को वो करते हैं। तो उसमें जो डेफिनेशन दी हुई है उन सारे एक्ट्स में लगभग एक सी डेफिनेशन है, हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स और डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ए वैराशिव और ए लिंगायत और ए फॉलोअर ऑफ द ब्रह्मो, प्रार्थो और आर्य समाज, हु इज बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। और इसके बाद में उन्होंने नेगेटिव डेफिनेशन कह दी कि जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है या जू नहीं है, उसके अलावा जो भी बचे वो सब हिंदू हैं। ये एक जनरल डेफिनेशन हो गई, मीनिंग देयर बाय कि जो हम कहते हैं ना कि जो इस भारत भूभाग में रहने वाले हैं, जो अपने को इस धरती का पुत्र मानते हैं, यहाँ की संस्कृति से अपने को जोड़ते हैं, वो सब हिंदुत्व की परिभाषा में आ जाते हैं। क्योंकि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू को छोड़ करके जो भी कोई यहां पर है वो सब हिंदू की परिभाषा में आता है। उसके बाद में क्या आया? हिंदू बाय बर्थ, इफ बोथ पेरेंट्स आर हिंदू, वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज ए हिंदू एंड हु इज ब्रॉट अप एज ए मेंबर ऑफ द ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली टू विच सच पेरेंट बिलोंग्स और बिलोंग्ड। और जो हिंदुइज्म में अपने को कन्वर्ट कर लेता है वो भी हिंदू की परिभाषा में आ जाता है, कन्वर्ट करे या रिकन्वर्ट करे। ये बेसिक डेफिनेशन है हिंदुइज्म की। अब हम आते हैं तो क्योंकि थोड़ा परिवार के भाव पर हमें आना है, परिवार की बात करनी है, तो ये कोई प्रिविलेज नहीं है हमको कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से उस समय, आज की परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि ये प्रिविलेज है। और ये प्रिविलेज बनाया किसने? हम लोगों ने, टैक्स प्लानिंग कर करके। लेकिन ये कभी प्रिविलेज नहीं रहा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होना कोई प्रिविलेज नहीं था हमारे यहां। तो अगर हम मौलिक रूप से कुछ चिंतन करें, बात करें, तो कुछ बेसिक तत्व हैं जो हमको डिफरेंशिएट करते हैं अदर रिलीजन से, अदर कास्ट से। सबसे पहला उसमें आता है यज्ञमयी भाव। किसको कहते हैं? एक चींटी को आटे खिलाने से लेकर के सबकी जो हम भाव करते हैं, यज्ञमयी भाव, देने का भाव जिसमें है,
आहुति देने का भाव है कि जो यज्ञ में जब हम आहुति डालते हैं तो उसके पीछे भाव यही है कि जो हमारी कलुष और जो भी इस प्रकार की चीजें करके एक वातावरण में सर्वत्र चारों ओर एक संस्कृति फैले, सुशोभित फैले, उसके कारण से यज्ञमयी भाव। दूसरा जो हमारा वैशिष्ट्य रहा, अंतर्वाह्य पवित्रता। इसका क्या मतलब हुआ? आज हम हाइनिक तो हो गए, हाइजीन की तो चिंता करने लग गए, कांटे छुरी की बात करने लग गए, लेकिन हमारे यहां कहा गया कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। किचन की भी एक परिधि थी और एक बंधन था। एक शुद्ध मन से जो अगर भोजन पकाया जाएगा तो उसका खाने वाले के ऊपर भी असर पड़ेगा। ये एक हमारी अंतर्वाह्य पवित्रता थी, बाहर की शुद्धता ही नहीं बल्कि अंतर मन की पवित्रता पर भी हमारे यहां बल दिया गया, अंतर्वाह्य पवित्रता। फिर तीसरा जो हमारा एक वैशिष्ट्य था वो था धर्माधिष्ठित जीवन। मतलब हमारे काम की कसौटी क्या होगी, कोई भी काम हम करने चलेंगे उसकी कसौटी क्या होगी, उसकी जो कसौटी बताई गई वो यही बताई गई कि वो धर्म के अनुकूल है या धर्म के प्रतिकूल है। धर्म का मतलब कोई रिलीजन नहीं, कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं। धर्म का मतलब अगर साधारण शब्दों में कहना हो तो हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी। राम जी के लिए कहते हैं ना हम कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने धर्माधिष्ठित जीवन जिया। जब वो पुत्र का धर्म निभा रहे थे तो उन्होंने पुत्र का धर्म निभाया, पिता के कहने पर उन्होंने राज त्याग दिया। और जब वन में वो पत्नी के साथ थे तो पति का धर्म निभाया, पत्नी को के वियोग में उन्होंने सब कुछ किया और ढूंढ के लाए। जब राजा की गद्दी पे बैठे तो राजा का धर्म निभाया, प्रजापालक बनकर के, और प्रजा का रंजन होना चाहिए उस समय की परिस्थितियों में, उसका उन्होंने वो किया। इसीलिए हम भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो हमारे यहां कहा ना कि धर्माधिष्ठित जीवन हमने विशेष दिया कि धर्म के आधार पर हम, फिर विविधता में एकता का हमारा एक आदर्श रहा। बालक का स्वरूप हमने कहा ना कि बच्चे में भी भगवान का स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी के बात को लेकर के हम आगे बढ़े। और आखिरी में जो हमारा आज का विषय जुड़ता है जिससे, वो है पारिवारिक भाव। कहां से हम शुरू करें? अभी G20 हमारे यहां हुआ, किसी को याद है उसकी टैगलाइन? वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन उसके नीचे जो इंग्लिश की टैगलाइन थी वो क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो वहां से हमारा परिवार जुड़ता है वसुधैव कुटुंबकम से। पूरी वसुधा को हमने कुटुंब माना, फिर उससे निकलते 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 एक छोटा सा इकाई के रूप में हम बने, तब वो हमारा एक परिवार का भाव दृढ़ हुआ। तो कहने का तात्पर्य, पहले एक गांव भी हमारा परिवार होता था, पुराने लोग, अब तो वो चीजें नहीं रही। गांव की एक बेटी दूसरे गांव में ब्याही जाती थी तो उस गांव के लोग उस गांव का पानी नहीं पीते थे। पुरानी परंपरा में बारात, लड़के की बारात अगर दूसरे गांव में जाती थी तो उस गांव की जितनी भी बेटी अगर ब्याही हुई है तो उन सब के लिए कहना चाहिए पत्तल भोजन निकल करके उनके घर भेजा जाता था। ये एक पारिवारिक भाव था, उसी की एक छोटी इकाई बनी हमारे यहाँ ये हिंदू अविभक्त परिवार। जो कुछ भी हमारे यहाँ होता था वो सब कुछ परिवार के लिए होता था, हमारा निज हित कुछ नहीं होता था। सब एक दूसरे के साथ पूरकता में जुड़े हुए थे, उसके कारण से ये हिंदू अविभक्त परिवार की मान्यता थी। एक हमारे जो मित्र हैं, एक भट्ट जी हैं दिल्ली में, बहुत अच्छे कमांड है उनको भी, उन्होंने बताया कि पहले जैसे मथुरा में बोले हमारे यहाँ कोई परिवार के का जो व्यवसाय होता था उसके नाम से वो परिवार जाना जाता था। मारवाड़ियों में एक हलवाई टाइटल चला, क्यों? क्योंकि उनके परिवार में पुश्तैनी हलवाई का काम चल रहा था। कोई ज्योतिष था परिवार में तो वो परिवार उस नाम से जाना गया, ज्योतिष परिवार से वो विरासत में आया। तो आगे बढ़ने के पहले एक हमारे गुरुदेव की छोटी सी क्लिप है फैमिली के ऊपर। So what are the sources of our Hindu law? थोड़ी सी आज बहुत सारा कोडिफाइड लॉ है, लेकिन उसके पहले हमें जरूरी है कि what has been our traditional law and wherever there is a changes has been modified by codified law, I will deal with it. But first we should know
हाउ दिस हिंदू लॉ हैज प्रोग्रेस्ड एंड व्हाट आर इट्स सोर्सेज एंड हाउ इट हैज। सो सबसे पहला तो जो हम कहते हैं, जिनको नाम हमसे सुना होगा लेकिन पता नहीं, हम लोगों ने पढ़ने में वेद सबसे पहले हमारे शुरू हुए हैं। उसके बाद में फिर हमारे यहाँ स्मृतियां बनी, पुराण बने। तो स्मृति भी एक प्रकार से कहना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है हमारी सोसाइटी। श्रुति सदा, स्मृति सदाचार है, स्वस्थ चय प्रिय महात्मन है, सम्यक संकल्प जय काम है, अपने आप क्यों, धर्म मूलम इदम स्मृतम, द वेदास द स्मृतिज गुड कंडक्ट और अप्रूव्ड यूजेज व्हाट इज एग्रीवेबल टू कॉन्शियस प्रोसीडिंग फ्रॉम गुड इंटेंशन आर द सोर्सेज ऑफ लॉ। अब एचयूएफ क्या होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या क्या कंसिस्ट होता है। तो ये पहला जो कट गया वो मॉडिफाइड लॉ से चला गया। पहला क्या था, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्संस लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर एंड इंक्लूड्स देयर वाइव्स एंड डॉटर्स। अनमैरिड डॉटर, अब ये निकल गया यहां से, अब सारी डॉटर्स आ गई। अर्लियर ए डॉटर सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ हर फादर्स फैमिली ऑन मैरिज and becomes a member of her husband's family. But now this is no more a good law because of modification in Hindu Succession Act. Now rights of daughter married and unmarried born before or after 9/9/2005. इसको भी लेते हैं आगे। It is a normal condition of a Hindu society. Ordinarily it is a joint in food, state and worship. ये तीन चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की, क्योंकि जो ये मैंने जो शुरुआत करी थी, जब हम मल्टीपल एचयूएफ बनाते हैं तो ये ब्रोकन होती है। बिकॉज जो क्रक्स है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, देयर शुड बी ज्वाइंटनेस इन फूड एंड वर्शिप। फॉर सर्टेन रीजन बाहर काम करने चले गए, सेपरेशन हो गया, फूड एंड वर्शिप नहीं है, लेकिन होली दिवाली तो एक साथ बैठ रहे हैं कोई ना कोई किसी न किसी रूप में। तो इसलिए केवल आप फॉर सर्टेन रीजन्स you are not joined in the food and worship, that does not separate you from the family. So this is one thing. अब यहीं पर हम रुक करके थोड़ा सा इस एस्पेक्ट को लेते हैं। 9/9/2005 क्या स्टेटस है, क्या क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के, इसी को यहाँ पे थोड़ा सा डील कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये बड़ी क्रूशियल डेट है। और इसमें क्या है कि जब ये अमेंडमेंट आया 9/9/2005 को, और उसने ये कहा कि डॉटर ऑफ ए को पार्टनर विल बी ए को पार्टनर इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एज इफ शी वुड हैव बीन ए सन। तो जो उस समय जो इंटरप्रिटेशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट में ये कहा कि 9/9/2005 को दोनों अलाइव होने चाहिए, क्योंकि डॉटर ऑफ ए को पार्टनर कहा गया। 9/9/2005 को अगर को पार्टनर अलाइव नहीं है, देन शी इज नॉट ए डॉटर ऑफ ए को पार्टनर। सो फॉर बिकमिंग ए को पार्टनर इन द जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बोथ फादर एंड डॉटर शुड हैव बीन अलाइव टू बिकम को पार्टनर बाय वर्च्यू ऑफ दिस अमेंडमेंट। मतलब पैदा कभी भी हुई हो, 9 तारीख के पैदा, क्योंकि एक ये भी चला ना कि 9/9 के पहले बाद में पैदा होना चाहिए। पैदा होना इंपॉर्टेंट नहीं था, पैदा होना इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट था डॉटर ऑफ ए को पार्टनर होना, वो मैरिड हो अनमैरिड हो कभी की भी हो। लेकिन उसमें इशू ये है अब कि उसमें कुछ जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले यही कहा कि बोथ शुड हैव बीन अलाइव एज ऑन 9/9/2005 to be part of this, become co-partner of the HUF of her father. पंकज जी, ये अनमैरिड डॉटर कटा है वो तो ठीक है, ये जो दूसरा कटा ना, डॉटर सीजेस टू बी अ मेंबर, वो खत्म हो गई ना बात। अब कैसे खत्म हो गई? अब मैरिज होने के बाद भी वो शी कंटिन्यूज मेंबर वाली बात। को पार्टनर इज डिफरेंट, को पार्टनर विल आल्सो बी ए मेंबर ऑफ द फैमिली। पहले इसी बात पे तो चर्चा करनी है कि वो मेंबर नहीं है, को पार्टनर है भाई, डीमिंग फिक्शन होगा, को पार्टनर इज मेंबर भाई, फिर वही बात। चलो अभी आगे आएगा अभी आगे आएगा, आगे क्यों आएगा, पहले अभी आगे आएगा अभी भागो नहीं, अभी पहले एक चीज को मार्क कर लेते हैं। हाँ आएगा अभी चलिए इसको यहीं ले लेते हैं।
चलिए अभी लीजिए। पहली चीज, क्या कोई बिना मेंबर हुए को पार्टनर हो सकता है? यस, नहीं हो सकता, बाय डीमिंग फिक्शन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। खाली डिफरेंस, क्यों नहीं हो सकता? खाली डिफरेंस, आप बताइए क्यों हो सकता खाली ऐसा है को पार्टनर और मेंबर में खाली इतना अंदर है, को पार्टनरी हैज राइट ऑफ क्लेमिंग पार्टीशन, मेंबर को क्लेमिंग ऑफ राइट पार्टीशन नहीं है, एंड को पार्टनर हैज टू बी ए मेंबर ऑफ द दैट को पार्टनरी, देन ओनली ही कैन बी ए को पार्टनर. It is not so that he can be a. अब आप हमारी सुन लीजिए। हाँ सर, पहले आप बोलिए सर। ऐसा है, इसमें आई थिंक वी हैव टू अपॉइंट वन चेयर, क्योंकि ये इसीलिए हमने कहा था हेलमेट की जरूरत है। इसमें क्या होगा एट एनी टाइम ऐसा है, इसको आप नोट कर लीजिए, आगे अभी जब नहीं अगर ये क्लियर होता है तो फिर इसको टेकअप कर लेंगे। नहीं, सर इसको कर लेते हैं अभी। नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, नहीं हो पाएगा। अभी अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी तुम्हारी चीजें, अभी तुम्हारी बातें अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। ऐसा करते हैं पंकज जी, आप कंप्लीट करिए, लेकिन एक चेयरमैन इसलिए हम सजेस्ट कर रहे हैं, इसमें कई ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसमें दो व्यूज हैं दोनों से। आज की तारीख में आई थिंक ऑल व्यूज आर हैव गॉट सेटल्ड। नहीं, अभी भी काम चलिए चलिए, तो ये नहीं है कि मेंबर होना मतलब बिना को पार्टनर के दोनों अलग अलग। बट आई डिसएग्री, नहीं। अभी आएंगे हम जब। नहीं, आई थिंक पंकज जी प्रेजेंटेशन करने, फिर वी कम टू सर्टेन पॉइंट। चलिए अभी इसको मैं आपको हम लोग प्रेजेंटेशन के बाद better- चलिए, I will clarify it. I will clarify it. Without giving a लोगों को मार कराने में से अरे नहीं भैया, हम लोग अच्छा चलिए, डीमिंग फिक्शन अच्छा। इस पर अभी चर्चा होगी। अच्छा चलिए, अब ये बताइए, डीमिंग फिक्शन पे तो बहुत सारी चर्चाएं हैं मेरे पास। इस पर होगी क्योंकि 2005 बाय वे ऑफ डीमिंग फिक्शन वो जो मेंबर नहीं है। अच्छा अब ये बताओ, हाँ तुम बोल रहे हो इसलिए पूछ रहा हूँ हाँ कि 2005 के पहले फादर की डेथ हो चुकी है। हाँ। यार नहीं, मैं उसी मुद्दे पर हूँ यार, अब तुम मुद्दे से भाग रहे हो, अब मुद्दे से भाग रहे हो। बात तो सुनो पहले। चलो मैंने अभी एक एस्पेक्ट ऑफ लॉ बताया, दूसरा नहीं बताया अभी। हाँ चलो, तो फिर हम भी तो सीखने आए हैं। मैंने कहा 2005 के पहले फादर की डेथ हो गई थी, ठीक। अब हमने जो कहा था वो भूल जाना, अब असली बात मुद्दे पे आना। तो क्या वो डॉटर जो है एग्जिस्टिंग एचयूएफ में को पार्टनर बन सकती है कि नहीं बन सकती है? यू टेल मी। बन जाएगी सर, नहीं बन जाएगी, बन बन जाएगी। बन गई, बन गई। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं ला रहा हूँ तुमको उसी पॉइंट पे, और उसी को मैं कोट करूंगा। बाई बर्थ तो हम मान गए, लेकिन वो मेंबर से हट गई क्योंकि उसकी मैरिज हो गई। भैया बिना मेंबर हुए को पार्टनर नहीं हो सकता। अरे भाई नहीं हो सकता है। और फिर दूसरी बात, क्या मतलब आप दोनों को कैसे डाइवोर्स कर रहे हैं? कर ही नहीं सकते, या तो आप उसको ले लें, या तो आप अपना डाइवोर्स कर ही नहीं सकते। चलो इसको बाद में लास्ट में लेते हैं, नहीं तो फिर इसी में तो ठीक। कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग चले जाएंगे फिर। अच्छा चलिए, अब मैं जिनको एचएफ बनानी है उनको इस सवाल का कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। यहाँ सब लोग वही है ना जिनको एचएफ बनानी है। चलो आगे हो। चलिए, मैं इसका सेक्शन नहीं पढ़ रहा हूं, मोटी सी बात समझ में आ गई। अब इसमें जो उस समय की जो बात कही उसके हिसाब से अगर ये एक फैमिली ट्री देखें, 2000 में उनकी डेथ हो गई, उर्मिला की 1975 में मैरिज हो गई, तो वो इस एचयूएफ से आउट हो गई और राम और श्याम केवल इस एचयूएफ के को पार्टनर रहे, और ये राम और श्याम की फैमिली के साथ ये कोऑप बढ़ती रही। तो जो पहले वाला जो इंटरप्रिटेशन दिया उसके हिसाब से ये उर्मिला निकल गई, और तो लगता है कि ये बहुत अनजस्टिफाइड चीज हो गई। 24 साल 2000 के पहले डेथ हो गई थी, 75 में उनकी शादी हो गई थी, 30 साल बाद अब वो फिर हमारी एचयूएफ में कहां से क्लेमेंट बन गई? 275 में शादी हुई, 1975 में शादी हुई, 2005 में अमेंडमेंट हो गया। जो बहन जी 30 साल पहले शादी होकर चली गई वो फिर आज हमारे परिवार में एचयूएफ की मेंबर बनेंगी, तो एक थोड़ा सा गले में खराश पैदा होती है सेठ साहब की भाषा में, और ये बात लॉजिकल नहीं लगती। लेकिन इसी के इतर अगर हम दूसरा ट्री देखें, दादाजी अभी जिंदा हैं, उनके 2 बेटे थे, एक बेटे की डेथ हो गई 2000 में, उसका बेटा पप्पू जो है वो को पार्टनर है,
लेकिन उसकी बेटी सिल्की को पार्टनर नहीं होती क्योंकि उसके फादर 2000 में डेथ हो गई थी। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये प्रोविजन अनजस्टिफाइड लगता है क्योंकि उसको अपने भाई के बराबर राइट को पार्टनरी में नहीं मिल रहे। पहले केस में बहुत पुराना केस था, इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक जजमेंट दिया विनीता शर्मा का, उसमें बहुत बढ़िया लाइनें हैं पढ़ने की। रेट्रोएक्टिव जो अमेंडमेंट की बात करते हैं उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसमें इन्होंने कि व्हाट इज रेट्रोएक्टिव असेसमेंट, रेट्रोएक्टिव, एंड व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव, व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव। The prospective statute operates from the date of its enactment, conferring new rights. The retrospective statute operates backward and takes away or impairs vested rights acquired under existing law. A retroactive statute is the one that does not operate retrospectively. It operates in futuro. However, its operation is based upon the character or status that arose earlier. Characteristics or event which happened in the past or requisites which had been drawn from antecedent events under the amended section 6, since the right is given by birth, that is antecedent event, and the provisions operate concerning claiming rights on and from the date of amendment act. Co-partnery right is by birth. Thus, it is not at all necessary that the father of the daughter should be living as on the date of the amendment, as she has not been conferred the right of a co-partner by obstructed heritage. According to the Mitakshara co-partnery Hindu law as administered, which is recognized, it is not necessary that there should be a living co-partner or father as on the date of the amendment to whom the daughter would succeed. The daughter would step into the co-partnery as that of a son by taking birth before or after the act. However, daughter born before can claim these rights only with effect from the date of amendment, that is 9/9/2005, with saving of. Then it says the effect of the amendment is that a daughter is made co-partner with effect from the date of amendment, and she can claim partition also, which is a necessary concomitant of the co-partnery. 6(1) recognizes a joint Hindu family governed by Mitakshara law. The co-partnery must exist on 9/9/2005 to enable the daughter of a co-partner to enjoy rights conferred on her. As the right is by birth and not by dint of inheritance, it is irrelevant that a co-partner whose daughter is conferred with the rights is alive or not. Conferral is not based on the death of a father or other co-partner. In case living co-partner dies after 9/9/2005, inheritance is not by survivorship but by intestate or testamentary succession as provided in substituted section 6(3). So this is now the law of the land कि कभी भी फादर की डेथ हुई हो, अगर डॉटर उसकी है और वो HUF कंटिन्यूड है, देन शी विल बी हैविंग ए राइट इन दैट HUF. अब व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन HUF? An HUF may consist of only single male member and widows of the deceased male member. It may even consist of two female members. The requisite is that there must be two members at all times. An unmarried male member does not by himself constitute a Hindu. The basic thing is there has to be two persons to constitute an undivided family. Now, what is the co-partnery? Co-partner is one who gets an interest in the joint or co-partnery property by birth. 3 generations next to the holder in unbroken male descent. Ancestral property is the property inherited from his father, father's father, father's father's father. This is called ancestral property. Here also there is a big change that I will take later on. Property inherited from others is his separate property. ये अभी मैं बात कर रहा हूं ट्रेडिशनल लॉ की. दिस गॉट मॉडिफाइड. अभी आएगा, एक चार्ट भी दिखाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा. एक ट्रेडिशनल ट्री है. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज ए स्पेसीज ऑफ कोपार्सनरी प्रॉपर्टी. क्योंकि पहले जैसे मैंने कहा ना कि परिवार चलता था तो विरासत में प्रॉपर्टियां मिलती थी, तो वो विरासत की प्रॉपर्टी जो होती थी वो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी का एक इंसिडेंस था कि जो भी बच्चा पैदा होगा उसका उसमें
हिस्सा होगा ही होगा। परिवार भी बड़े होते थे तो बच्चा पैदा होते ही लखपति करोड़पति बन जाता था। तो सर एचयूएफ बनाने का मेन रीजन यही होता था कि प्रॉपर्टी है इसलिए तो बनाता भाई मतलब है ना कि विरासत में चली आ रही है, दादा परदादा के नाम से। जब तक परिवारों में बंटवारा नहीं होता, बंटवारा होता था तो वो छोटी छोटी न्यूक्लियस खड़ी होती जाती थी। आज भी जैसे गांव में पूरे परिवार की तो प्रॉपर्टी है ना, वो गांव पूरी जोतता है तो पूरा खेत उसमें आज भी। रीजन बिहाइंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसके लिए ये बना, हाँ, जिसके लिए वो परिवार चलता था, वो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रूप में। सोर्स ऑफ थोड़ा सा यहाँ पंकज क्या है, देखिए यहाँ पर भी हुआ स्क्रिप्चर एक तरफ है, टैक्सेशन है। हम लोग क्योंकि सीएस हैं तो हम लोग इसका जस्टिफिकेशन टैक्स ना, यू हैव टू गो इनटू द हिंदू सिस्टम। अभी केवल हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं। एक और बड़ी भारी चीज जो बना, लेकिन नाउ रजिस्टर्ड है वासुदेव कुटुंबम तो पूरा था, लेकिन यूनिट आपको पता है फैमिली के नीचे कोई यूनिट नहीं, फैमिली वॉज द लास्ट यूनिट। ये आज इनकम टैक्स यूनिट में है कि इंडिविजुअल हो गया, ये हो गया, और इसमें कहाँ जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें फैमिली वॉज द लास्ट। तो जो हम लोग सोच रहे हैं क्यों बनाई जाती, नहीं वही था, इंसान क्यों पैदा होता है ये सवाल है। तो फैमिली ये स्क्रिप्चर्स में फैमिली इनकम टैक्स में उसको यूज करना, तो यहाँ वो सवाल उठता है क्यों बनाए या ना बनाए। लेकिन जो हिंदू सिस्टम है उसमें क्यों बनाए या ना बनाए का नहीं, मतलब तब तो ये वोट भी आते हैं कि हिंदू फायदा क्यों होता है, तो भैया जो उसमें आता है हिंदू वो ये हरदम याद है। शुरुआत से मैंने जो बात कही ना, वो एक चीज और सर, जो मिथिक सारा में भी 4 हैं, उसमें भी अगर हम लोग देखें तो एक वो जो पॉइंट ये कहता है कि जो खुद की कमाई भी है वो भी इंटरस्टेट वो हो जाती है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो अब हमारा ये कि ये चारों लॉ मिथिक सारा वाले भी चारों जो हैं वो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आते हैं। तो अब क्या हिंदू सक्सेशन एक्ट उन चारों लॉ को एक बना देता है या चारों का अलग अलग मिताक्षरा में 4 कौन से लॉ हो गए? मिताक्षरा में 4 कौन से हो गए? 4 हैं? नहीं वो हम लोग टेकअप करेंगे आगे। हाँ। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे ये आग्रह है, हम लोग की सबसे बड़ी इवन आर्टिकल्स क्योंकि पंकज जी ने कहा ग्रेट एंड वी डिस्कस, हम लोग की गड़बड़ी क्या है कि एक्चुअल पढ़ते पढ़ते टैक्सेशन वाला है। इसको 3 एंगल से देखिएगा। एक जो हिंदू स्क्रिप्चर है उसमें क्या उसकी खूबसूरती है, मजा है। दूसरा सक्सेशन एक्ट से एक अमेंडमेंट हुआ, वो सिर्फ जो है एक माइनर चीज है, उसको वो राइट नहीं कराया, तो वो क्या है। और थर्ड इज टैक्सेशन। लेकिन टैक्सेशन जैसे देखिए एक छोटा सा चीज है कि जब आता है कि टोटल पार्टीशन में जो पता कुछ नहीं होता भैया, टैक्स में खत्म होता है, टैक्स में बनती है, टैक्स में कॉर्पस चाहिए, स्क्रिप्चर्स में ये सब नहीं चाहिए। तो अब हम लोग का इसीलिए कह रहे हैं जो कुछ प्रेजेंटेशन होगा इसी पंकज जी की स्लाइड में, कि आपको किसी हमने बहुतों की स्लाइड की, किसी में ये नहीं है कि हिंदू क्या है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है। तो यहाँ पे द टेकअवे इज दिस थिंग, व्हाई शुड यू रिस्ट्रिक्ट योर थॉट प्रोसेस टू टैक्सेशन। ये लाइफ सिस्टम दे रहा है आपको। तो एचयूएफ की स्टडी में टेकन की जस्ट डोंट थिंक टैक्स सेविंग बहुत छोटी सी चीज है। लाइफ कैसे हम लोग के यहाँ सोची गई थी, और ये हरदम रजिस्टर करिए, हम लोग के यहाँ इंडिविजुअल था ही नहीं है, फैमिली वॉज द लास्ट यूनिट। इसी में हम ये कह रहे सर, अगर मिथिक सारा वाले जो है एक कच्ची मेनन और ये और भी वाले भी है, तो उसमें अगर हम लोग जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल की जो इनकम भी एचयूएफ की इनकम मानी जाती है। अगर ये है तो टैक्सेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा? चलिए अभी पहले 1 मिनट पहले इसको होने दो, नहीं तो ट्रैक हो जाएंगे हम लोग, डिस्ट्रैक्ट बहुत होंगे। क्योंकि अच्छा डिस्ट्रैक्ट नहीं करें तो बेसिकली जो मैंने कहा ना कि जो एक अभी हम लोग जो ट्रेडिशनल उसकी बात कर रहे थे, जैसे शुरुआत में ही नहीं कहा ना कि ये तो बाद की चीजें हैं। जो पहले एक कमाने जाता था बाहर तो वो पूरा का पूरा फैमिली को ही सपोर्ट करता था, वो पूरी फैमिली के लिए ही जाता था। तो जो उस कॉन्सेप्ट से हम आज निकल गए, क्योंकि आज हम खाली एक टैक्सेशन के उसमें उलझ के रह गए। एचयूएफ हम उतना ही समझते हैं जितना टैक्सेशन में एक पैन नंबर के साथ जो जुड़ा हुआ है। तो पहली चीज तो एक स्पेसीज ऑफ कोपार्सनरी प्रॉपर्टी थी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती थी। फिर इट इज ए क्रिएचर ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑफ एक्ट ऑफ द पार्टी। जो हम कहते हैं ना कि एचयूएफ बनी कैसे, तो एचयूएफ बनती नहीं, एचयूएफ होती है, बाई लॉ होती है। द डे वन गेट्स मैरिड हिज फैमिली कम्स इनटू बीइंग।
जहां 1 से 2 हुए वहीं वो परिवार बन गया उसका। उसका ये भी डिस्कस है, उसका उसके ग्रैंड पेरेंट का ऑलरेडी चल रहा वो मतलब वो बड़ा परिवार तो था ही, एक छोटा परिवार, उसके अंदर एक और जुड़ गया। मैरिज से बनता है, उससे पहले ऊपर के जो है, फिर उसका बना। हाँ, इट इज ए क्रिएचर ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड बाई एक्ट ऑफ पार्टी। लेकिन एडॉप्शन से आपने किसी के इशू नहीं है, उसने किसी को अडॉप्ट कर लिया, एक बेटे को, बेटी को आज की तारीख में, तो वो उस HUF का पार्ट हो जाएगा, वो कोपासनरी में आ जाएगा। बाई बर्थ से नहीं मतलब नहीं, इज इक्वल टू द नेचुरल बायोलॉजिकल सन जो अडॉप्ट कर रहे हैं फैमिली में। फिर ए मेंबर ऑफ ए ज्वाइंट फैमिली में बी रिमूव्ड मोर देन 4 डिग्रीज फ्रॉम ए कॉमन सिस्टर येट ही में बी ए कोपार्टनर। इसको जैसे हमने कहा ना कि 4 डिग्री तक कोपार्टनरी होती है, उसके बाद में वो कोपार्टनर नहीं कहलाता, वो केवल मेंबर रहता है। कोपार्टनरी का टेस्ट क्या है कि उसका टेस्ट जो सिंपल सा है कि वो क्या परिवार का पार्टीशन मांग सकता है। दैट इज द ओनली टेस्ट ऑफ एनी कोपार्टनरी, whether he is a co-partner or he is a member. मेंबर सिंप्लिसिटर, ये एक 4 डिग्री हैं। बाबूलाल जी ग्रैंडफादर, उनके बेटा बहू, फिर उनके 3 लोग, फिर उनके 3, फिर ये नीचे। इसमें जो लास्ट लाइन ग्रेड है ये कोपार्टनरी में नहीं आती, क्योंकि 4 डिग्री तक हैं तो बाबूलाल जी, श्यामलाल, श्यामपति और उनके ये तीनों बेटा बेटी और उनके बच्चे, केवल इस लेवल तक कोपार्टनरी होगी। लास्ट वाले केवल मेंबर होंगे, दे कैन नॉट डिमांड पार्टीशन। आज तो खैर इस स्टेज तक फैमिली मिलेगी भी नहीं, लेकिन फिर भी समझने के लिए ये 4 डिग्री तक आवश्यक है। और इस स्लाइड में आप देखें, आजकल कहीं मान लीजिए कोई दुर्घटना में ये बीच का पूरा ब्लॉक खत्म हो गया, केवल बाबूलाल बचे और उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन और ये सब लोग बचे, तो क्या बचेगा? HUF बचेगी, खत्म हो जाएगी? नंबर तो रहेंगे ना, नीचे वाले नंबर HUF खत्म हो गई, लेकिन कोपार्टनर नहीं रहा। 4 डिग्री का अंतर हो गया बाबूलाल से और इनका, मोर देन 4 डिग्री हो गया। पार्टीशन नहीं बन पाएंगे। हाँ, ठीक, पार्टीशन नहीं बन पाएंगे तो वो बात। मोर देन 4 डिग्री का दूर हो गया तो और सिंगल मेंबर हो गए, तो यहाँ पर वो HUF कम टू एन एंड हो गई। ये 4 डिग्री का यहाँ पर सिंगल बन गई, उसका एब्सोल्यूट ओनर हो गया, वो एब्सोल्यूट ओनर हो गया, वो जो उसका फैमिली का जो लिमिटेड इंटरेस्ट था वो उसका वो हो गया। अब इसमें एक चीज और आ सकती है अभी थोड़ी देर के लिए, ये तो खाली मैंने HUF समझाने के लिए कहा, HUF समझाने के लिए कहा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए जब सक्सेशन में जाएंगे तो उसको डील कर लेंगे फिर से, क्योंकि सक्सेशन में ये है कि अगर एक साथ सबकी डेथ होती है तो जो ओल्डेस्ट होगा वो ये माना जाएगा सबसे पहले मरा। 2 लोग अगर मरते हैं तो जो माना जाएगा जो बड़ा था, तो सबसे पहले उसका हिस्सा बटेगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन में होते होते वो नीचे सबको, जैसे सेठ साहब का जो प्रश्न था ना कौन बनेगा, तो जो उनके सबके हिस्से जो इंटरेस्ट डिराइव करते करते वो उनके जो लास्ट में जो बचे उनमें बढ़ जाएंगे, लेकिन वो इंडिविजुअल उसमें जाएंगे। हाँ, इसीलिए मैंने जस्ट, फिर तो आपका वो एक सक्सेशन का एक अलग अपना कंप्लीट चैप्टर है वो। इनकम हो गई, उसकी इनकम फिर कहाँ हुई? अरे यार इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा है, प्रॉपर्टी किसकी हुई? लेकिन ये सक्सेशन जब अगर ऐसा है ना, मैंने खाली उसको केवल एक इस पर्पज के लिए कि HUF कम्स टू एन एंड। अगर सक्सेशन में जाएंगे तो सक्सेशन के उसके तमाम पहलू हमें देखने पड़ेंगे, स्टेप वाइज स्टेप सक्सेशन बनाना पड़ेगा। मतलब इंटरेस्ट रिमेन्स, इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स रिमेन्स, उसके लिए फिर सक्सेशन एक्ट के हिसाब से जाएगी। वो बात की खत्म हो गया। हाँ, प्रॉपर्टी सारी उस पर डिवॉल्व नहीं कर रही। अब आइए, कोपार्टनरी इंटरेस्ट किसको कहते हैं? किसी का भी कोई इंटरेस्ट फिक्स नहीं है, इट इज फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि घर में किसी की डेथ हो गई तो वो पूरा हो गया, लेकिन अब आज की तारीख में थोड़ा सा चेंज होगा, वो आगे देखेंगे उसको। इंक्रीजेज विद डेथ एंड डिक्रीजेज ऑन बर्थ। द राइट्स ऑफ ईच कोपार्टनर अंटिल ए पार्टीशन टेक्स प्लेस कंसिस्ट इन ए कॉमन पोजीशन एंड कॉमन एंजॉयमेंट ऑफ द कोपार्टनरी प्रॉपर्टी। कोई ये नहीं कह सकता कि इस घर में ये हिस्सा ये कोना मेरा है या ये कोना मेरा है। हर ईंट में हर आदमी का, हर कोपार्टनर का हिस्सा है।
इंसिडेंट्स ऑफ को-पार्टनरी क्या है कि एक्वायर ऑन बोथ ओनरशिप इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज एट एनी टाइम, वर्क आउट देयर राइट्स बाय आस्किंग फॉर पार्टीशन, और टिल पार्टीशन हैज ओनरशिप एक्सटेंडिंग ओवर द एंटायर प्रॉपर्टी कॉन्जॉइंटली विद द रेस्ट। अच्छा, जो गर्भ में बच्चा है वो बर्थ तो हुआ नहीं उसका? नहीं, लेकिन वो हो गया, मेंबर हुआ ना? अभी नहीं हुआ, अभी आएंगे उससे। अभी नहीं हुआ, लेकिन गर्भ में रहने से नहीं हुआ। नहीं, उसका टाइम गर्भ से, लेकिन खाली जो तुम कह रहे हो ना गर्भ वाली बात, हाँ। वो केवल अगर पार्टीशन कर रहे हैं आप तब आपको उसका हिस्सा बना रखना पड़ेगा। मेंबर हो गया ना वो? मेंबर नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पार्टीशन के लिए कौन से प्रोविजन करना पड़ेगा उसका। इसको गहराई से समझ लो, गड़बड़ हो रहा है ये। मेंबर नहीं, है वो, नहीं है, वो पार्टनर नहीं। नहीं है, मेंबर भी नहीं है वो, जब पैदा होगा, लेकिन मेंबर भी नहीं है। प्रोवाइडेड वो पैदा हो जाए। हाँ, पढ़ के आओ पहले हिंदू ला तुम उसका हिस्सा पहले। संभाल के रखता है। खाली उसका अगर आप पार्टीशन कर रहे हैं हाँ। तो उसके हिस्से का कंसिडरेशन करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। नीचे ही होगा ना। नहीं, वो भी अरे ये सब कंसिडरेशन हो गया तो बात खत्म हो गई। ऐसा है, सक्सेशन अपने में एक पूरा बड़ा चैप्टर होगा, लेकिन इसलिए तो उसका राइट है उसमें, अभी अभी इसको थोड़ा सा कंसिडर कर लेंगे। ये मजाक वाली बात नहीं है। बात ये नहीं है इसको गहराई से ये देखो, इसमें बहुत केस लॉज भी हैं। वोम में बच्चा है तो उसका राइट है। राइट तो नहीं है, Right ऑन डिवीजन, राइट है। ऑन डिवीजन पैदा होगा ही, मैं मेंबर नहीं है। स्टिल बॉर्न, तो वो राइट कहाँ से आ गया सर अगर मेंबर यही नहीं? बात है। नहीं, लेकिन दिस इज द पॉइंट। वो सक्सेशन एक्ट ज्यादा आता है। ट्रेडिशन के हिसाब से आता है वो। अरे भाई साहब, वो जब तक वो मेंबर नहीं है तो उसका राइट बना कैसे? मेंबर पैदा हो गया होगा, लेकिन राइट डेट वहां से मेंबर बन पैदा होके सबको पार्टनर हो जाएगा। ये पैदा वो हो लाइफ है, पैदा होकर को पार्टनर हो जाएगा। बॉम्ब में भी वो लाइफ है। लड़की भी जब में बॉम्ब में वो लाइफ है, लाइफ है जब तक कि वो मरी नहीं। लाइफ है ना? लाइफ है, तो लाइफ का तभी तो उसका मतलब है, राइट, तभी तो उसका राइट क्रिएट किया जाएगा। अगर पैदा हो division जाएगा तो होता मिल है। जाएगा, नहीं पैदा होगा तो नहीं। अगर डेथ हो गई हाँ, तो इसका वो खाली ऐसा है, चलिए आगे चलिए भैया धर्मेंद्र जी, आप अगला प्रेजेंटेशन आप दीजिएगा, थोड़ा सा और हिंदूला पढ़ के आइएगा, हिंदूला पढ़ के ठीक से अच्छे से और इसको रिफाइन करिएगा ना अगली बार, क्योंकि अभी सब हमारी गाड़ी ना रोको, नहीं तो हमारा टेम्पो रुक रहा है। बेसिक चीज क्या है कि जो वो आगे आएगा, द पोजेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज इज कॉमन, नो एलियनमेंट पॉसिबल अनलेस इट इज नेसेसिटी विदाउट द कंकरेंस ऑफ द को पार्टनर। ये नहीं कि कोई कहे कि मेरा इसमें 1/4 हिस्सा है, मैं किसी को दिए दे रहा हूं, वो नहीं दिया जा सकता जब तक कि वो पार्टीशन करके उसको असाइन ना हो जाए। फिर इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑफ ए डिसीज मेंबर पॉसेस ऑन हिज डेथ टू द, ये सब बातें ट्रेडिशनल लॉ की हैं, ये सब बातें ट्रेडिशनल लॉ की हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या चेंजेस है वो अब मैं थोड़ा सा आगे अगले टॉपिक में कवर कर लूंगा। पहली चीज तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी किसको कहते थे? जो हमें पैटर्नल एंसेस्टर से आती थी वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती थी। मैटरनल साइड से अगर हमें ग्रैंडफादर से मिल रही है, नाना से कोई प्रॉपर्टी, तो वो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं होती थी। कोलेट्रल से जो मिलती थी वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं होती थी। फीमेल से कोई प्रॉपर्टी आ रही होती थी वो नॉट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं होती थी। अगर पार्टीशन में कोई शेयर अलॉटेड हो रहा है तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती थी। तो केरल वाले का क्या करें? केरल में तो अब यार तुम यूपी का डिस्कस करो यार, बीच में कहाँ केरल पहुंच गए, वायनाड कहाँ पहुंच गए हैं? अब तुम केरल न पहुंचो, अभी यूपी में रहो हैं। ये बात तो हुआ। वहां पे तो HUF ही नहीं है, अब खत्म हो गया हिंदू लाई, वहां पे तो अलग लॉ चलता है, खत्म हो गया भाई, वो अलग लॉ चलता है वहां। इलेक्शन नहीं लड़ा, उसने केरला छोड़ दिया। आगे बढ़िए। चलिए एक्रिशंस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वो भी इसमें है। यहाँ स्टडी सर्कल नहीं हो रहा है, यहाँ पर यही सब चक्कर हो रहा है कि भाई ये बोल रहा है बाकी सब सुन रहा है। ये वाला पहले हमने जो स्टडी सर्कल शुरू किया था वे बैक करीब 15 साल पहले, उसमें डिस्कशन होता था। यहाँ क्या हो रहा है, ये बोल रहा है सब सुन रहा है, और बोलो तो इसको मना कर देते हैं। कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये सब नहीं चलेगा। नहीं तो अगर स्टडी सर्कल क्या मतलब हुआ? सर हम लोग को सीखना है। अरे यार तुमको सीखने से क्या मतलब? हम भी तो सीख रहे हैं, सर हम लोग को हम इनसे सीख रहे हैं। तो बात तो आगे तो सर, presentation हम होगा क्या उसके आगे पढ़े यार, कोई बात करने नहीं देते हैं।
चलिए कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग मौके की रेस्पॉन्स कोई करो। पंकज जी ये तरीका बिल्कुल गलत है आपका। भैया बोलो ना तुम, किसने मना किया? चलो मैं पॉज कर रहा हूँ, इसको बोलो तुम, कंप्लीट करिए। पहले अपना बोलो तुम्हें जो तुम्हें जितना बताना है बताओ, वो चीजें ऐसी हैं कि यही पहले बताओ, अगर हम बोलो हिंदुस्तान में जाते हैं सर, बोलो, तो मिथिक सारा डिस्कस करो, 4 लाभ हैं, उसके अनुसार डिस्कस करो। पहले 4 लाभ बताओ तुम कौन से हैं, 4 लाभ के नाम बताओ। दोनों जने 4 लाभ बता रहे हो तुम ना, 4 लाभ बताओ पहले। ऐसा करते हैं, पंकज जी फटाक से कंप्लीट कर लें। हाँ। क्योंकि ऐसा है ना, एक चीज में लिखी आगे जाके वही पलटेगी। तो अभी ये तो क्या है क्या ना, है? वो हो जाए, क्योंकि अभी जैसे नहीं, आप पहले तुम 4 लाभ तो एक्सप्लेन करो, डिस्कशन शुरू करें भैया 4 उस लाख पे। एक्सप्लेन करें, उससे नहीं मतलब है जो हम भाई कह तुम रहे जब हैं। 4 लाभ बोल रहे हो ना, तो 4 लाभ तो पहले बताओ, डिस्कस करें। सारे बताओ। ये लो हिंदू लॉ भी रखे हुए हैं, 4 लाभ बताओ, 4 लाभ निकालो हिंदू लॉ में 4 लाभ कौन से हैं। बॉडी का डिस्कस हो गया। अब इसमें थोड़ी देर के लिए मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि आज की तारीख में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एचयूएफ प्रॉपर्टी जब ही बनेगी जब वो विल के थ्रू आवे। हिंदू सक्सेशन एक्ट ये कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर इंटेस्टेड सक्सेशन में जा रही है तो क्लास 1 ईयर को पहले जाएगी, फिर क्लास 2 को जाएगी, फिर क्लास 3 को जाएगी। लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं उस चार्ट को डिस्कस कर लूंगा। तो उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लास 1 में चूंकि सन, डॉटर, विडो, मदर और फिर प्रीडिसीज सन और प्रीडिसीज डॉटर के बच्चे आते हैं, तो वहां पर मेल एंड फीमेल बोथ हैं। तो जो फीमेल को जा रही है वो इंडिविजुअल जाए, और जो मेल को जाए, सन्स या प्रीडिसीज सन के सन को जाए, तो वो एज एन एचयूएफ जाए। ये दो डिस्पैरिटी नहीं चलेगी। इसलिए इंटेस्टेड सक्सेशन में जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी दैट विल बी योर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। तो इसलिए एचयूएफ होने के लिए आज की तारीख में कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एचयूएफ प्रॉपर्टी नहीं बनती अनलेस एंड अनटिल इट इज थ्रू विल। ये चीज जो पंकज जी ये बता रहे सही। हैं, विल जी ने, नहीं ये सबसेक्शन 3 में प्रोवाइडेड। मैं वही बता, नहीं वो नहीं वो नहीं, सबसेक्शन 3 अलग है भाई साहब, हाँ, लेकिन ब्रांच की तरह नहीं, सबसेक्शन 3 अलग है, वो भी आएगा। सबसेक्शन 3 अलग है। सबसेक्शन 3 विद रेफरेंस टू एचयूएफ है, केवल उसके लिमिटेड पोर्शन की बात करता है। जनरल जो हम कहते थे पहले कि ये फादर की डेथ के बाद हमको ये उनकी प्रॉपर्टी मिली, उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो ये हमारी एचयूएफ प्रॉपर्टी बन गई। आज हम ये नहीं कह सकते जब तक कि फादर विल के थ्रू उसको हमारी एचयूएफ के न देखे गए। हाँ, तो जैसे कि विलेजेस में जो प्रॉपर्टी होती है ग्रैंडमदर के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो वो जैसे उनकी डेथ के बाद वो बाय सक्सेशन वो अपना बेटों के नाम पे ट्रांसफर हो जाता था, उसका नाम जो खतौनी के थ्रू। तो सब वो प्रॉपर्टी क्या सब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रहेगी, इंडिविजुअल रहेगी। तो सबसे बड़ी चीज इसमें ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि आज की तारीख में केवल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होने से वो हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं बनेगी अनलेस एंड अनटिल देयर इज ए विल ऑफ द फादर। और दूसरी बात जो भाई साहब ने कही, जो 6(3) है, वो ये कहता है कि हम अपने कोपार्टनरी इंटरेस्ट का भी जो उसका है वो भी इंटेस्टेड सक्सेशन या थ्रू विल जाएगा, नॉट बाय सर्वाइवरशिप। जो एचयूएफ में मृतक का जितना भी हिस्सा बनता था, अगर वो कोपार्टनर था, क्योंकि मेंबर का कोई हिस्सा नहीं होता, कोपार्टनर अगर था, तो उसका ये मानते हुए कि उस दिन डीम्ड पार्टीशन हो गया और उसका जो भी हिस्सा था वो डिटरमाइन होगा और उतना हिस्सा उसका जो उसके क्लास 1 क्लास 2 ईयर के हिसाब से जो भी वारिस हैं उनमें बटेगा। तो टू दैट एक्सटेंट दैट प्रॉपर्टी दैट इंटरेस्ट विल गेट कार्व्ड आउट फ्रॉम द एचयूएफ एंड दैट विल बिकम हिज द अदर्स इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, जो भी उसके वो हैं इनहेरिटर हैं। तो इसका मतलब सर्वाइवर वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ से हट जाएगा। वो हट जाएगा, आइदर अनलेस एंड अनटिल ही हैज मेड ए विल दैट माई राइट, माई इंटरेस्ट इन दिस एचयूएफ एज ए को-पार्टनर विल गो बाय सर्वाइवरशिप। इसका मतलब सर्वाइवरशिप खत्म ही हो गई ना, गो बाय सर्वाइवरशिप, दिल से होगा। अदरवाइज वो सर्वाइवरशिप वहां पे खत्म हो जाती है। ये मेरे को यहाँ पे एक क्लियर करना था, ये एक चीज हुई। फिर राइट्स क्या क्या है, वही है बेसिकली, यूनिट ऑफ ओनरशिप है, फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट है, ये चीज आ गई। फीमेल मेंबर्स नॉट द को-पार्टनर एक्सेप्ट डॉटर्स, चिल्ड्रन ऑफ ए को-पार्टनर टेक्स पर कैपिटा। जब अगर फैमिली ट्री में देखेंगे पहले एक लाइन फिर लाइन, तो पहले पर कैपिटा, पर स्ट्रिप, फिर पर कैपिटा, ये बटता है। बेटा क्या हुआ? इंडिविजुअल एक एक शेयर सबका। और
अच्छा, 5 भाई हैं तो 5 स्ट्रिप क्या हुआ? है स्ट्रिप स्ट्रिप का मतलब जैसे बेटे के बेटे प्री डिसीज सन का बटना है, तो पहले प्री डिसीज सन का एक हिस्सा बना, उसका बना, फिर उसका जो वो उसके स्ट्रिप हुई और फिर कट पे। अब ये कर्ता कौन बनेगा? ऑर्डिनरली ये सीनियर मोस्ट मेल मेंबर था पहले, लेकिन अब चूंकि सीनियर मेल को पार्टनर है, तो जो भी सीनियर मेल को पार्टनर होगा विल बिकम ए कर्ता। इफ ऑल द को पार्टनर्स एग्री, then a junior member can be a karta. Female only daughters being co-partner as per the new provisions of law can be the karta. तो कर्ता की जो बेसिक इंग्रेडिएंट है कि she should be or he should be a co-partner, then only he can be the karta. That's why mother cannot be the karta. इसमें भाई साहब जरा वो देखिएगा कि जो मैरिड डॉटर, कर्ता एक सेकंड सर, मैरिड डॉटर है, बाई बर्थ को पार्टनर तो हो गई, लेकिन हम लोग जो दूसरे थॉट प्रोसेस में है कि वो मेंबर नहीं, ये भी टेकन करेंगे, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग करता नहीं होते। ये नहीं करता अगर अभी इस पे आएंगे, इसके बड़े मजेदार हैं ये आफ्टर इस पे लेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। राइट्स ऑफ द मैनेजर क्या है? टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द फैमिली, टू एलिनेट द फैमिली प्रॉपर्टीज फॉर लीगल एंड नेसेसिटीज और फॉर द बेनिफिट ऑफ द फैमिली और टू द एक्सटेंड नेसेसरी। इसकी बड़ी जरूरत कर्ता के एडिशनल राइट्स क्या क्या हैं? अगर वो फादर भी है तो उसके कुछ एडिशनल राइट्स हो जाते हैं। चाहे सिर्फ को पार्टनर को मिलेगी। है। तो क्या हम को पार्टनर नहीं है? आपने पैसे नहीं दिए मेंबरशिप के नहीं है, ये आने नहीं है, मेंबर तो बहुत पहले सर वो रजिस्ट्रेशन उस दिन close किया। टीपीए का नहीं है ये स्टडी सर्किल अलग बनाया है इन्होंने। आगे बढ़ो। और वो रजिस्ट्रेशन close कर्ता, किया उस दिन। एडिशनल राइट्स ऑफ कर्ता इफ ही इज फादर आल्सो, he can separate some or all the members whether they desire it or not, but the allotments of share in property should be equitable. He can gift away a reasonable amount of co-partnery movable property to the wife, daughter or son out of affection. ये केवल फादर करता है तो। He can gift away a reasonable portion of immovable property for religious or charitable purposes. He can dispose of the family property in order to discharge his antecedent debts. सर पहला पॉइंट he can separate some or all the members, मतलब फादर है तो वो कोई लड़का बदमाशी करता है तो उसको कहता है तुम अलग हो जाओ फैमिली से। मतलब HUF से उसको हाँ बेदखल करना, लेकिन उसको रीजनेबल इक्विटेबल बेसिस पे बांटने देना पड़ेगा। नहीं मतलब बिना उसके भाग नहीं। जाओ ऐसे ही, नंगे भाग जाओ। सर तो वो पार्टीशन सही के नाश वो पार्टीशन नो वो पार्टीशन कर सकता है, लेकिन फादर करता है वो किसी को भी सेपरेट कर सकता है। एक सेपरेट करते समय कंप्लीट पार्टीशन ही तो होगा ना। पार्शियल पार्टीशन भी हो सकता है ना। वो बीइंग ए कर्ता, इनकम जैसी बात बीइंग ए कर्ता, फादर करता, वो उसको कह सकता है कि एक को या दो बेटों को कि तुम अलग हो जाओ, उसको अलग कर सकता है फैमिली से। तो बट वो देना पड़ेगा राइट उसका जो है। हाँ, उसको अलॉटमेंट शेयर करना पड़ेगा ना, उसको जो भी है। करना ही पड़ेगा। इसको इक्विटेबल राइट देना पड़ेगा, इक्विटेबल राइट देना। दैट विल टेंटामाउंट टू पर्सनल पार्टीशन। तो फिर दो कॉन्सेप्ट हो गए। रिकॉग्नाइज नहीं हाँ, वो तो अलग है, लेकिन ये पार्शियल पार्टीशन तो होगा ही। अब रिनाउंसिएशन और रिलिंक्विशमेंट की भी आजकल बहुत जरूरत लग गई है, क्योंकि जब से बहनें को पार्टनर बन गई हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा, उनसे रिलिंक्विश करा लें उनका शेयर और सब चीजें। तो ये एज ए बॉडी हो सकता है, नॉट एज एन इंडिविजुअल। ये नहीं कि मैं अपना हिस्से, मेरे 3 भाई हैं तो मैं एक भाई को दे रही हूँ। रिलिंक्विशमेंट होगा तो पूरे एज ए बॉडी होगा कि मैं अपना हिस्सा HUF से छोड़ रही हूँ, बाकियों में बढ़ जाएगा। तो बाकी सबका बढ़ जाएगा, बाकी सबका बढ़ जाएगा। लॉ में है, सिर्फ एक को नहीं। हाँ, अपने उसमें हिंदू लॉ में है कि हिंदू लॉ में है, हिंदू ट्रेडिशनल लॉ में है, हिंदू लॉ में। और हिंदू हाँ कस्टम में। हाँ, ये सारा कुछ जो है ये मुल्ला की किताब से बना है प्रेजेंटेशन। पिछली स्लाइड लाइए, एक चीज याद रखिए, ये थोड़ा सा ये काम आएगी। हाँ। पिछली वाली जो था ना, इसके बाद वाली नहीं, ये था कि इसके पहले होगा। फेवर ऑफ अदर कॉर्ट है, यहाँ पे सब लोग रजिस्टर करेंगे कि HUF मेंबर्स की एक बॉडी है, को पार्टनरी एक अलग चीज, बस इतना करके हाँ। छोड़ रहा है। अभी जब डिस्कशन होगा कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे दिस स्लाइड आल्सो ब्रिंग्स दैट है को-पार्टनरी, को-पार्टनर की जो बात करते हैं ना, को-पार्टनर ऑल दोज एग्रीगेट फॉर्म व्हाट को-पार्टनरी, क्या इंप्लीकेशंस विल डिस्कस। चलिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक और चीज सर बताइए,
अगर अभी हम आप कुछ नहीं बता रहे हैं, बाद में बताएंगे। नहीं, ये तो कोई उसी का हाँ, पार्ट है, नहीं हम कुछ नहीं बता रहे, हम जितना तैयार करके लाए हैं उतना ही बताएंगे। अरे यार भूल जाएंगे यार। तो नोट करो, कागज दो, कागज पेन दो। अरे पढ़ने आए हैं यार। पन्ना फाड़ के अपने पास रख लेना, ये बगल में तुम्हारे। चलिए, एक मनुस्मृति का श्लोक है, ऊर्ध्वम पित्रश्च मातुश्च समित्र भ्रातरः समम भजेरन पैत्रकम रिक्थम अनीशास्ते ही जीवतो। After the death of the father and of the mother, the brothers may divide among themselves in equal shares the paternal estate, for they have got no power over it while their parents are alive. जब पेरेंट्स हैं तब तक भाई नहीं बंटवारा कर सकते, और भाई उसके बाद में मनुस्मृति की बात कही गई। अब पार्टीशन में क्या क्या होगा? कोपर्सनरी प्रॉपर्टी जो है वो बटेगी, सेपरेट प्रॉपर्टी नहीं बटेगी। प्रोविजंस, जो बात तुम कह रहे थे, किस किस के प्रोविजन करने होंगे? अब ये बहुत सारी चीजें जब बंटवारा करते हैं तो ज्वाइंट फैमिली डेट्स, पर्सनल डेट्स ऑफ फादर, मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट फीमेल मेंबर्स एंड डिस्क्वालिफाइड ईयर, मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ अनमैरिड डॉटर्स, ये सब उसमें जो एक प्रोविजन रख के चलते हैं। अब इसको थोड़ा सा मेरे को और क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन मतलब हियर नहीं है, जैसे 5th जनरेशन वाले आ गए, मेंबर्स कह लीजिए, 5th मेंबर्स कह लीजिए, जो क्वालिफाइड क्या है? मेंबर्स। डिस्क्वालिफाइड हियर्स है, मुझे देखना पड़ेगा किस क्या है। वो अगर डिपेंडेंट मेंबर की बात हो रही है, हेयर्स की बात कर रहे हैं। हेयर्स का मतलब है जो मेंबर्स के हेयर्स हो या कोपार्टनर्स के हेयर्स हो। सही, डिपेंडेंट फीमेल का मतलब मैरिड भी हुआ, मैरिड भी हो सकती है, अनमैरिड भी हो। मैं निकाल सकते हैं। और एक शादी करके मुस्लिम हो गए, डिस्क्वालिफाइड हो गए। हाँ, यस, यस। सब पर्सनल डेट ऑफ फादर ही केवल जाएगा, बाकी किसी का नहीं। हाँ, एक और इसमें भी है कि एक हिंदू ने एक मुस्लिम से शादी की और उसने हिंदू को वो क्या नाम है, कस्टम को नहीं माना या हिंदू तरीके से नहीं रह रहे, तो भी डिस्क्वालिफाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आई होंगी, बहुत सी छूटी होंगी। किसको किसको शेयर मिलेगा? तो सन्स, ग्रेट ग्रैंडसन्स, ग्रेट ग्रैंडसन्स, डॉटर्स, ग्रैंड डॉटर्स, ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स, ये वाला जो तुम्हारा आ गया लास्ट वाला पॉइंट, सन्स डॉटर्स बिगॉटन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन बट बॉर्न आफ्टर पार्टीशन। वही तो हम लोग कह रहे हैं कि ये राइट बनेगा क्या? राइट हो गया पार्टीशन के टाइम पे केवल उसका कंसिडरेशन होगा, दैट्स ऑल। तब ये नहीं है कि उसका कुछ कम नहीं होगा, बाकी का हम सर आपकी बात मान रहे हैं, हम सिर्फ इसको लॉ को कहाँ से ये जर्मिनेट हो रहा है उसको लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू हो रहा है कि ये हिंदू लॉ है, बॉर्न में जो बच्चा है वो लाइफ है, वो लाइफ है, इसलिए उसका राइट आपने निकाल के अलग कर दिया कि जब पैदा होगा तो मिल जाएगा, नहीं पैदा होगा तो वापस बढ़ जाएगा। ये हिंदू का बिलीफ है कि जो बॉर्न में लाइफ है, लाइफ है, दैट इज करेक्ट। बस इसलिए ये जो डिस्क्वालिफाइड ईयर्स है सेक्शन 24 टू 28 हिंदू सक्सेशन एक्ट में स्पेसिफाइड है, हम लोग देख सकते हैं, उसमें कई चीजें आ जाती हैं। अब ये हो गया, वाइफ का एक शेयर है, फिर शेयर ऑन पार्टीशन, ईच सन और डॉटर टेक्स ए शेयर इक्वल टू दैट ऑफ ए फादर, where it consists of brothers, each take equal shares, each branch takes per strip. सर लास्ट वाला बता दीजिए। ईच ब्रांच, भाई 3 बेटे हैं ना, तो 3 ब्रांचें हो गई, तो ईच ब्रांच जो है वो एक एक शेयर बनेगा उसका। मतलब 3 बेटे हैं, उसके हिसाब से जाएगा। हाँ हाँ, तो वो 3 बेटे हैं तो तीनों को इक्वल मिलेगा, उसके बाद हाँ वो इससे हर पैसे फिर कितना कितना वो अलग था। जो है ये लीगल उसमें जो है ये ब्रांच तो इंडिविजुअल बजाय है कि उसके नीचे जितने सब इंडिविजुअल में करें उस ब्रांच को दे देंगे, फिर वो पार्टीशन हाउ इफेक्टेड,
सर अभी सर का पार्टीशन कैसे हो सकता है? ओरली भी हो सकता है, रुपया ले लेना, डीड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया। डीड ऑफ पार्टीशन और बाई डीड ऑफ रिलीज बाई सर्विंग नोटिस ऑन अदर्स। एक बार आपने पार्टीशन का नोटिस दे दिया तो फिर आप वापस नहीं ले सकते। Once a communication of the intention is made by a member which has resulted in the severance of the joint family status, it would not therefore be thereafter be open to him to nullify its effect by revoking or withdrawing the notice. सर अगर एक को पार्टनर ने नोटिस दे दिया पार्टी, हाँ, तो बाकी लोग नहीं चाह रहे हैं करना, तो फिर एक बार पार्टीशन करके फिर रीयूनियन कर लें या कर सकते हैं। पार्शियल पार्टीशन इसमें पार्शियल हो सकता है। अब पार्शियल होता क्या है, क्योंकि लोगों ने कल जो जिन्होंने वो सुनी होगी उसमें भी आया था कि गुजरात से शुरुआत हुई कि पार्शियल पार्टीशन के नाम पर, लखनऊ में भी मैं एक दो केसेस को जानता हूं जिन्होंने जितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते थे फैमिली में 50 बना दिए। उतने एचयूएफ क्रिएट कर दी, क्योंकि जो स्प्रिट थी पार्शियल पार्टीशन की उसको छोड़ दिया। मेरे हिसाब से पार्शियल पार्टीशन कभी भी मूवेबल प्रॉपर्टी के रेफरेंस में नहीं हो सकता कि एक एफडीआर है, हमने कहा कि इस एफडीआर के ये 2 मालिक हो गए, इस एफडीआर के 2 मालिक हो गए। मेरे हिसाब से वो नहीं हो सकता। पार्शियल पार्टीशन होता क्या था हमारे यहाँ जो हिंदू ट्रेडिशन में, क्योंकि जब हम ट्रेडिशनल बात कर रहे हैं कि किसी परिवार में 4 मकान हैं, बंटवारे की नौबत आई तो हमने ये कहा कि भाई ये मकान इस भाई का, ये मकान इस भाई का, ये मकान इस भाई का, और एक जो हमारी गांव की प्रॉपर्टी है वो हम लोग नहीं बांटेंगे, वो सब साझे की रहेगी। या ये कहा कि 2 मकान है, इस मकान में ये 2 भाई रहेंगे, इस मकान में ये 2 भाई रहेंगे, गांव के मकान सारे तीनों भाई मिलकर के रहेंगे। तो ये हुआ पार्शियल पार्टीशन एज रिगार्ड्स प्रॉपर्टी, दिस वाज पॉसिबल। लेकिन इसको लेकर के इतने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना करके हमने कर दिए। इसी तरीके से पार्शियल एज टू पर्संस, भाई 2 भाइयों की पटती है आपस में, उन्होंने कहा ये 2 भाई एक साथ रह लेंगे, ये 2 भाई साथ में ज्वाइंट रहेंगे। इन 2 भाइयों की ज्वाइंट, इन 2 भाइयों की आपस में बनती है, 4 भाई हैं तो ये 2 भाई आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। इस तरीके से एक बड़ी एचयूएफ 2 स्मॉलर एचयूएफ में बन गई, बनस्पत 4 एचयूएफ में जाने के। अगर हम इसको सिंपल वर्ड में अगर ये कहें कि पार्शियल पार्टीशन नाम की कोई चीज नहीं है, पार्टीशन हुआ फिर जो रिमेनिंग मेंबर है उन्होंने, वो एक अलग चीज हो गई, ये नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, वो बात वो अभी आगे आएगा। दैट विल बिकम पहले फुल पार्टीशन, पार्शियल पार्टीशन में फुल पार्टीशन हुआ ही नहीं अच्छा, किसी भी रूप में। पहले ही स्टेज पर जो बंटवारा हुआ वो दोनों को हुआ। ये चीज साझे की इन दोनों की, ये चीज जब आप तुम्हारी बात कहेंगे तो पहले मकान को बांटना पड़ेगा। इनकम टैक्स में जब तक टोटल नहीं होगा, इनकम टैक्स को तो लेकिन यहाँ है तो ये पार्शियल पार्टीशन हुआ। इनकम टैक्स मानेगा नहीं, तो बाकी वाले का तो इनकम टैक्स भी मानेगा। यूनियन हो बाकी हाँ, जो हम कह रहे हैं उसके हिसाब से इनकम टैक्स मान लेगा। वो भी इनकम टैक्स। अब ये आया रीयूनियन, पूरा हो और बाकी जो कह रहे हो फिर reunion। वो reunion। तो रीयूनियन भी संभव है, इसमें भी कुछ डाइवर्जेंट व्यूज हैं, मैं बहुत डिटेल में अब नहीं जा रहा, कोई राइटिंग नेसेसरी नहीं है वापस। लेकिन रीयूनियन उन्हीं का होगा जो पहले ज्वाइंट थे, स्ट्रेंजर के साथ रीयूनियन नहीं हो सकता। सर वैसे रीयूनियन का क्या प्रोसेस, मतलब एक बार पार्टीशन करके फिर हम 2 भाई साथ में ज्वाइंट हो गए आप दोबारा से। एक्ट के हिसाब से अगर समझे तो है एक्ट के हिसाब से कैसे होगा? एक्ट को वही ना, फिर हमने साथ में मिल गए, कल हमने हुआ था, हमने आपस में खत्म किया, हम नहीं लग रहे थे। पार्शियल पार्टीशन कहेंगे फिर उसको एक तरह से, पहले फुल पार्टीशन करके फिर रीयूनियन कर सकते हैं ना। ये एक्ट में है। एक्ट कुछ नहीं है, ट्रेडिशन में है, हमने साथ में रह करके हमने वो कर लिया आपस में। इसको हम सपोर्ट करेंगे, मतलब ये जानना चाह रहे हैं। हिंदू लॉ से, सर आपसे भी बहुत सीखना हिंदू लॉ परमिट्स रीयूनियन। खुद जो है सीखने के लिए हम बात नहीं। नहीं सर, हमें सीखना है। चलिए रीयूनियन हो गया, कुवर पार्टी टू द ओरिजिनल पार्टीशन, देयर आर डाइवर्जेंट व्यूज, नो राइटिंग नेसेसरी, effect of reunion is to remit the reunited members to their former status as members of a joint Hindu family. According to Mitakshara Dayabhaga and the Smriti Chandrika, a member of a joint family, once separated, can reunited only with his father, brother or paternal uncle, but not with any other relation, as for instance, paternal grandfather or paternal uncle's son, though such relation was a party to the original partition.
According to Vivad Chintamani and the Mayukh, a person may reunite with any relation who was a party to the original partition. तो different areas में different प्रचलन में वो different चीजें रही, लेकिन क्रक्स ये है कि जो जिनके साथ आप अलग हुए थे उनके साथ आप फिर हमारा चलिए झगड़ा खत्म करते हैं, फिर से हम लोग साथ रहते हैं, तो साथ रहना शुरू कर सकते हैं ज्वाइंट इन फूड एंड ज्वाइंट इन वर्शिप के साथ और ज्वाइंट हिंदू फैमिली। अब जल्दी से थोड़ा सा 3 पार्ट्स में गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट है आज की तारीख में। ये आपको एम्पावर करता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बाय विल कर सकते हैं, आप अपने हिंदू इंटरेस्ट कोपासनरी प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को भी बाय टेस्टामेंटरी और बाय विल बिक्विथ कर सकते हैं अपने लीगल ईयर्स के ऊपर। किसी और को नहीं कर सकते, ओनली लीगल। किसी को भी कर सकते हैं, विल तो किसी को भी बन सकती है। नहीं, किसी और का क्या मतलब? पहले समझाओ तो। विल तो किसी को भी बन सकती है। लेयर्स के अलावा किसी को भी। अरे मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया, मैंने अपने फ्रेंड को कर दिया कि जो दे सकते हैं, निकलेगा वो दे सकते हैं। वही ईयर हो जाता है। हाँ, हम लोग सोचते हैं बेटा ही ईयर है, लीगल ईयर वही बनेगा ना। लीगल हेयर वो है जिसको दिया, बट सक्सेसर अलग, वो लीगल हेयर अलग। anyone who gets the property out of will is a heir. लीगल। ये मैंने बता ही दिया कि सेपरेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी। इंटरस्टेट सक्सेशन में जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी, चाहे वो इंटरेस्ट इन कोपासनरी प्रॉपर्टी हो चाहे वो हो। अब आते हैं हम जो कुछ इश्यूज जो हमको दिए गए हैं या जो कुछ हमारे उसमें इश्यूज निकल करके आते हैं। सबसे पहला इशू तो है, कैन एचयूएफ बी ए पार्टनर। तो आज की तारीख में जो पुरानी थॉट प्रोसेस थी, इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज करता था, कंपनी लॉ में भी एक सेक्शन हुआ करता था 1956 में 11, वो भी इनडायरेक्टली उसको रिकॉग्नाइज करता था जब वो कहता था कि 2 फैमिलीज अगर ज्वाइन कर रही हैं पार्टनरशिप में तो उनके एडल्ट मेंबर्स उस डिजायर्ड नंबर से ज्यादा ना हो। लेकिन आज की तारीख में नए कंपनी एक्ट में उसको इन्होंने गायब कर दिया, उसको नहीं लाए, वो नंबर्स की रिस्ट्रिक्शन लगाई है, वहां पे ये कैलकुलेशन वाली बात उन्होंने हटा दी। इनकम टैक्स एक्ट में भी सेक्शन 40A भी जो है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी की बात करता है, बट लॉ आज की तारीख में एचयूएफ को पार्टनर रिकॉग्नाइज नहीं करता हिंदू लॉ में, क्योंकि इसकी वजह से कई एंटिटीज में बैंक्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है रसिक लाल का एंड कंपनी का, वो कहता है कि जो चीज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो आप इनडायरेक्टली नहीं कर सकते। एचयूएफ हैज नो कॉन्ट्रैक्टिंग कैपेसिटी। तो इसलिए फॉलोइंग दैट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जहां भी मैटर बैंक्स के लीगल सेल में जाता है वो एचयूएफ एज ए पार्टनर को रिकॉग्नाइज नहीं करते। जहां भी आपने रेफरेंस दिया डीड के अंदर कि ये एचयूएफ को रिप्रेजेंट करते हुए पार्टनर हैं, वहां पर वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। अच्छा, अंतर देखें अगर हम कंपनी और एचयूएफ, वो लीगल एंटिटी है और एचयूएफ क्या लीगल एंटिटी नहीं है। अभी इसी पर और ज्यादा बहस करने की वेरिएशन होता रहता है ना, इसीलिए कह रहे हैं बच्चा सर, पैदा हो गया, बच्चा मर गया तो उससे नहीं मतलब। लीगल एंटिटी नहीं है। अगर हम इसको देखें हिंदू लॉ, हम एंसेस्ट्रल से भी देखें तो हिंदू लॉ एक इसका बेसिक थॉट प्रोसेस आता है हिंदू लॉ, तो अंडरलाइन लॉ है हिंदू लॉ। चलिए अब दूसरा देखते हैं पहले। अब इसमें फिर वही अब ये बात एक मिनट नहीं दे रहे हैं। यार, पहले इसको खत्म हो जाने दो प्लीज, फिर उसके बाद में तुम्हारे जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी तुम्हारे थॉट्स हैं, यही सब डिस्कस कर लेंगे। डिस्कशन का पॉइंट ही खत्म हो जाता है यहाँ पे। चीज या तो फिर स्टडी सर्कल का कोई मतलब नहीं रहेगा। चलिए फिर आप करिए। और डालिए फिर हम लोग डिस्कस। हाँ बिल्कुल। चलिए अगला पॉइंट आया सारी बातें अपनी तरफ से करते हैं। जो बहुत हॉट टॉपिक है, कैन एचयूएफ रिसीव गिफ्ट एंड क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 56। 56 में एचयूएफ फ्रॉम मेंबर्स को एग्जम्प्ट किया है, लेकिन 64 कहता है कि जो भी इस प्रकार से जो हॉटपॉट में कोपर्सनरी प्रॉपर्टी डालेंगे वो उसकी इनकम में टैक्स होगी, जैसे अदर जैसे वाइफ एंड माइनर्स के केस में प्रोविजन है वैसे है। और अगर
पार्टीशन में जो पैसा जाएगा वाइफ को, अगर उसकी स्पाउस को, तो वो माना जाएगा कि वो इनडायरेक्टली उससे गया है। सेकंड ले रहे हैं, थर्ड ले सेकंड सेकंड में मेंबर वाली बात नहीं, सबसे नहीं, उसमें भी यही है ना, लेकिन वो थर्ड है। सेकंड में फ्रॉम एनीवन, फॉर्म एनीवन रिसीव कर सकता है, नॉन मेंबर दे रहा है, लेकिन क्लेम एग्जेम्पशन अंडर 56 में नहीं होगा। आई एम टॉकिंग विद रेफरेंस टू एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 56, लेकिन रीड विद 64 वहां पे क्लबिंग प्रोविजन हिट हो जाएगा और वो कंटिन्यू टू बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन हु इज मेकिंग गिफ्ट टू द एचयूएफ और ट्रांसफरिंग द मनी। मेंबर के हाँ, अदर करेगा तो मतलब तो 56 लगेगा। आप फॉर दिस पर्पज, एक चीज गिफ्ट के रेफरेंस में शायद पीछे छूट भी गई, जो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी या एचयूएफ के न्यूक्लियस क्रिएट करने के लिए जो गिफ्ट लेते थे, आज की तारीख में हमारी फैमिली तो बन गई शादी होने से, हम 2 हो गए एक से, लेकिन गिफ्ट लेकर के वहां पर एचयूएफ क्रिएट नहीं होती। गिफ्ट जब तक नहीं होगी जब तक तीसरा मेंबर फैमिली में नहीं आएगा। न्यूक्लियस इम्पोर्टेंट, न्यूक्लियस नहीं, फैमिली है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो वन एल्स टू क्लेम दैट मनी। मनी न्यूक्लियस है कि क्या चीज है न्यूक्लियस? मनी के न्यूक्लियस की मैं बात कर रहा हूं, फैमिली तो आ गई। इसलिए कह रहा है न्यूक्लियस इज द मनी, एंड मनी कहां से आएगी वो? अगर मान लीजिए अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आ रही है, कोई विल थी कि ये मेरे बेटे की फैमिली को जाएगी, तो ठीक है। और अगर फैमिली बेटा कुंवारा था तो जब तक उसकी शादी नहीं हुई वो इसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी, और द मोमेंट ही गेट्स मैरिड वो उसकी एचयूएफ बन गई, और वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो विल से उसको मिली थी वो एचयूएफ की प्रॉपर्टी बन जाएगी, एंड इट विल बी असेस्ड एज एन एचयूएफ। ऑन द अदर हैंड, अगर उसको कोई गिफ्ट मिल रही है तो वो इंडिविजुअल होगी, वो एचयूएफ की गिफ्ट नहीं बनेगी। इसलिए जो भी हम गिफ्ट लेवें उसमें ये इंश्योर करें कि हम 2 से 3 हो गए हों। पहले बेटा जरूरी था, अब बेटी भी होगी तो चलेगा, क्योंकि बेटी भी कोपार्टनर है एचयूएफ में। रीजन बीइंग, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लॉजिक दी कि आपने जो गिफ्ट ली वो एचयूएफ के लिए या इंडिविजुअल के लिए क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कोई दूसरा उसमें से क्लेम करने के लिए है ही नहीं। जो वाइफ है उसका केवल राइट ऑफ मेंटेनेंस है, ही कैन ओनली क्लेम फ्रॉम द फैमिली right, her only right is limited that he can claim her maintenance out of the family funds. He cannot claim anything else. तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई इश्यू नहीं है तब तक वो फैमिली अगर वो गिफ्ट ले रही है दैट इज एज गुड एज एन इंडिविजुअल, सो इट विल कंटिन्यू टू बी इंडिविजुअल गिफ्ट। इस वाले दूसरे और तीसरे वाले में तमाम तरीके की जजमेंट्स वगैरह भी हैं। बताइए। जो एचयूएफ और मेंबर ये दोनों आपस में रिलेटिव हैं। अभी 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 हम आते हैं उसमें, इसमें बहुत जजमेंट, अभी इस पे आते हैं, प्लस है बहुत माइनस इसमें आते हैं। माइनस वाला बताओ। ऐसा है कि हम कोई याद करके नहीं करते। भैया डिस्कशन में आए हो तो फिर हमारा ये कहने का मतलब है कि हमारे पास में एक चीजें होनी चाहिए कि हम इसको थॉट प्रोसेस को आगे अपने केसेस में कैसे अप्लाई करें। लेकिन ये सेकंड कहना है। में प्रॉपर्टी हाँ, जो है, इसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ। यार डिस्कशन तो जब ही आगे बढ़ेगा ना, जब तुम कोई चीज रेज कर रहे हो तो उसको फिर आगे बढ़ाओ। हमारा कहने का मतलब ये है, शेर साहब आप तो कितने केसेस करते हो, हम भी कर रहे हैं। रिलेटिव वाला कितने पॉइंट उठते हैं? जनरलाइज देखो, सेकंड के 2 लेग बनते हैं। हाँ, यहाँ पे एचयू रिसीव गिफ्ट एंड क्लेम एजेंट, एचयूएफ स्नैक्स नहीं करके आए सर? अरे गन आप मिक्स कर गई। मैं स्नैक तो करा ही आप। नहीं, आज का स्नैक धर्मेंद्र के नाम है। हाँ, और क्या? अच्छा पंकज जी, हाँ जी, सेकंड का देखिए 2 पोर्शन आते हैं। एचयूएफ को अगर गिफ्ट नॉन मेंबर देता है तो इट कैन नॉट क्लेम एग्जेम्पशन। वो तो अलग चीज। अगर मेंबर देता है तब जो पंकज बता रहे हैं, ट्रेन के Relative। ऐसा है कि सारे जो मेंबर्स हैं दे आर रिलेटिव, वो रिलेटिव की डेफिनेशन नहीं जाना है भाई भाई, क्योंकि ये है तो क्लेम कर। किसमें किस पे हैं आप? ये तो सेकंड गिफ्ट फ्रॉम नहीं, मेंबर सेकंड या थर्ड? थर्ड ये जो आप पंकज जी ने बताया कि लेकिन अगर मेंबर देगा तो क्लबिंग मिल जाएगा, उसकी वैलिडिटी है। यही तो हम कह रहे हैं। 2 मेंबर तो एचयूएफ है या एचयूएफ टू मेंबर है? सेकंड की सेकंड पे है। पहला वाला फ्रॉम मेंबर। पहला अगर हम सेकंड थर्ड वाले में भी देखें तो हमारा से ये है ना कि यही एक पॉइंट हमारे को आता है। अल्टीमेटली बोथ एचयूएफ एंड मेंबर्स आर रिलेटिव टू ईच अदर। कैसे? जैसे
अगर चचा भतीजे की रिलेशनशिप है वहां पे, तो वो एग्जेम्पशन नहीं जाएगी। तो वो रिलेटिव कैसे हो गए? रिलेटिव की डेफिनेशन में HUF एज अ बॉडी नहीं। अगर आप जब ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स की बात कहते हैं तो वहां पे कुछ लोग नॉन रिलेटिव हो गए उस ग्रुप में, लीनियर वाले में नहीं आएगा। उस ग्रुप में रिलेटिव, ग्रुप ऑफ रिलेटिव नहीं हुए। लेकिन वहाँ रिलेटिव भी लगता है ये पंकज जी सदन देखना रहेगा जो सबको आप सदन का इसी पर ही हम लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं। सेकंड और थर्ड HUF is a body and that body is a relative to that. हमने ऐसा सोचा है, बना है। सोचा नहीं सदन में अब तो इसमें भैया बहुत गंगा में पानी बह गया। इसके अलावा हाँ। पानी बहता अच्छा, रहेगा। चलिए। नॉट वो जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच में इसके बाद में 13 पे रेफर हो गया है, रॉयल्टी पहले है GST में। चलिए खत्म करेंगे कंप्लीट करेंगे। चलिए, जो हम इस समय दूसरा है, विल गिफ्ट फ्रॉम HUF टू मेंबर्स विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बताइए साहब, कुछ इसमें आप लोग प्रकाश डालिए तो फिर मैं इस पर आऊं। थर्ड नंबर पे सर सेकंड में क्या और इसी पे जो है है ये इज इट एग्जाम और नॉट? सेकंड। तो क्योंकि अब लॉ में है प्रोविजन 56 में कि HUF के रेफरेंस में एनी मेंबर इज ए रिलेटिव, लेकिन 64 का ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पे क्लबिंग प्रोविजन अभी वैसे का वैसा है। थर्ड पे ही तो है। नहीं, वो सेकंड को पूछा उन्होंने, इसलिए सेकंड हम बताया। थर्ड पे है जो हमने पहले अरे बोला। धर्मेंद्र जी, हम रेट कवर है, थोड़ा हमारा भी ध्यान रखो। अरे तो जितना खाना पीना खा के आई हो वो थोड़ी यहाँ पे बने। नहीं खा के आए, हम सिर्फ 3 घंटे भाषण सुन के आए। भाषण सुन के आए वहाँ पर खाना सारा जो है इसलिए टाइम जोड़ो हम पौने 2:30 बजे से हमने का स्नैक भी मिलेगा सचिन भी चला जाएगा। चलो आगे बढ़ोगे। बट हाँ चलिए वो तो लग रहा है चलिए। कि अब ये जो थर्ड वाला पॉइंट है इसको अगर कायदे से रिसर्च वर्क किया जाए तो गिफ्ट फ्रॉम HUF टू मेंबर ये एकदम पहली चीज तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन रेज करूं धर्मेंद्र जी कि क्या इज इट ए गिफ्ट फ्रॉम HUF टू ए मेंबर? टेल मी। कैन अचीव गिव मेक ए गिफ्ट। नहीं, मेक वाली बात नहीं है राकेश सेठ साहब। इज इट ए गिफ्ट फ्रॉम HUF टू ए मेंबर? यू टेल मी। Then where is the gift? The moment we said gift, then the so many things will come arise. एक चीज मैं और बताऊं, एक और चीज है तो तुम करो ना सेम मेंबर, ये सोसाइटी नहीं है। यहाँ पर क्या है HUF और जो मेंबर हैं दोनों अलग अलग भी हैं, है ना? तो अभी ने अपना पैसा डाला ना उसमें, हम ही ने नहीं डाला ना, ऊपर से मिला है। ऊपर से मिला और HUF ने कमाया खुद ना। बाकी मेंबर्स वो जो सर्वाइवर हैं 10 में भी तो एग्जाम्पशन है ना, सेंट 2 में शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम HUF। इसलिए यार उस दिन कैसे अरे आया वो था तो ये वाली पार्टीशन पे होगा, अरे नहीं भाई, पार्टीशन पे नहीं है। फिर कैसे होगा? जो भी HUF की इनकम शेयर आपको मेंबर्स दे दैट इज क्यों? अच्छा, चलिए चलिए मैं इसको यहीं पे कंक्लूड करता हूँ, बाद में आप आगे बढ़िएगा। लेट मी एक्सप्लेन, क्योंकि ऑलरेडी 5:30 बज चुका है। कैसे दे देंगे? ऐसा है फ्रेंकली स्पीकिंग, इसी पॉइंट के ऊपर सबको पढ़ना चाहिए। 2 डिसीजन हुए एक ही SSC के। पहले गुजरात में एक ट्रिब्यूनल ने एक जजमेंट दिया, जो धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कई डिसीजन आए इसी लाइन पर कि HUF इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, अलाउ कर दिया। फिर एक डिसीजन आया ज्ञानचंद बर्डिया का, क्योंकि हम लोग भी तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें करते हैं ना टैक्स प्लानिंग में। 1 करोड़ रुपया कर्ता महोदय ने अपने अकाउंट में ले लिया HUF से, बोले गिफ्ट है जी HUF से। मिस रिप्रेजेंट तो हम लोग करते हैं ना, तो उसने ट्रिब्यूनल ने कहा कि मच वाटर हैज फ्लोन फ्रॉम इन गेंजेस। जब इनकम टैक्स एक्ट में कॉन्शियसली चेंज किया गया कि HUF के रिलेशन में मेंबर इज ए रिलेटिव बट नॉट वाइसी वर्सा, अगर डिपार्टमेंट को या लेजिस्लेचर को करना था, जब उन्होंने मेंबर्स के विद रेफरेंस टू HUF कहा तो वहीं पे इंडिविजुअल को भी कह रहे थे कि फ्रॉम इट्स HUF, वहां उन्होंने रिलेटिव की डेफिनेशन में HUF को नहीं डाला। उस बिना के ऊपर उन्होंने कहा, ट्रिब्यूनल ने यह हेल्ड किया कि इट इज सिंस इट इज नॉट देयर इन 56, आप क्लेम कर रहे हो कि ये गिफ्ट है तो इट बिकम्स टैक्सेबल। और जो बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही, मैं पढ़ता हूं, बट द appellant forgets the difference that the karta of HUF manages the affairs of the HUF as trustee of the HUF and on behalf of other members. When the Honorable Parliament brought amendment to the statute declaring gift from member to HUF as tax free,
but it was not considered proper to make gift from HUF to member as tax free. Because if such provisions are made, the Karta of HUF may misuse the provisions and gift the corpus of the HUF to himself, as other members of the HUF have no control over managing affairs of the HUF. Therefore, contention of the appellant is found legally not acceptable, hence it is rejected. आज एक ट्रस्टी है, आप अपना तो लेते ही हो, साथ में 3 पीढ़ी बाद का भी आप हजम कर जा रहे हो पैसा लेके, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा. गिफ्ट हम लोग कहते हैं, एक जब हम बात करते हैं कि सबका शेयर अनडिवाइडेड शेयर है, इक्विटेबल शेयर है, तो ये उसके मतलब इसी लाइन के ऊपर. अब मजे की बात सुनिए, अगले साल में भी इन्होंने 50 लाख रुपया उठाया HUF से, इन्हीं ज्ञानचंद बढ़िया ने पहले साल में 1 करोड़ लिया, दूसरे साल में फिर 50 लाख लिया. दूसरे साल में उसी ट्रिब्यूनल ने, दूसरी बेंच ने इसको अलाउ किया. किस बात पे किया? धर्मेंद्र ने अलाउ किया हो? नहीं, जो मेरा आर्गुमेंट था उस आर्गुमेंट पे उसने अलाउ किया कि इट इज नॉट ए गिफ्ट. ऑलवेज ए मेंबर और ए co-pastor always have a right in that very property. The department can only, in my understanding of this Hindu law, the department can only say that it is a partial partition. I will disregard it and I will continue to tax with reference to this sum in your hands. मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया पैराग्राफ है वो, पढ़ने सुनने वाला है. ये जो चीज है वो ठीक है, एक इंडिविजुअल के बेस पर कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन इनकम टैक्स क्या बाकी इतने जजमेंट है जिसमें कहता है इनकम टैक्स में कोई इक्विटी. पहले क्लाइंट दिलाओ तो जजमेंट पड़े. बेसिक थॉट प्रोसेस क्या है कि अगर हम लोग ये एक ही चीज पर जा रहे हैं, हमने भी बहुत केसेस पे इस पे काम किया है. HUF इज ए बॉडी एंड दैट बॉडी एंड मेंबर इज ए रिलेटिव टू ईच अदर. इस पर भी बहुत जजमेंट है, नेगेटिव पे भी जजमेंट चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कंसेप्ट या किसी का और का कंसेप्ट सारा गलत है. तो पॉइंट यही आ रहा है कि बॉडी और मेंबर्स इन दोनों को भी डिफरेंशिएट किया जाए. ये तो पुराना वाला है. सर आपका कहना है कि अगर HUF अपने मेंबर को पैसा गिफ्ट दे रहा है तो वो एग्जैम्प्ट है, रिलेटिव है ना, रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर करता है. ऐसे नहीं है, डायरेक्टली नहीं आ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि एक तरफ से बोला है तो रिवर्स कहाँ चला गया यार ये. सर बट फिर वो डेफिनेशन में कवर क्यों नहीं कर रहा? कर लिया हो तो लड़ लेना, लेकिन करना नहीं है. हम भी यही कह रहे हैं, करना नहीं. हाँ सर, हम नहीं करेंगे, हमारे पास तो कर लिया हो बुरे तो बुरे लड़ लेना केस आते हैं. वो तो अलग बात है. हमारे पास हमारे इंडिविजुअल की डेफिनेशन में तो है ही नहीं. Do these things. ये सेठ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, करना नहीं. अगर गड़बड़ हो जाए तब बात करना. यही रीना जी हम बात कर रहे हैं. हम लोग को क्या है कि हमारी नॉलेज को इस हिसाब से दिमाग के दोनों कोनों को खोलने की जरूरत है. बिल्कुल सही है ना. अब ये करें ना, हम एक ही लाइन में बात करेंगे, दूसरी बात ही नहीं करेंगे, तो फिर केस लड़ने को काय को यहाँ बैठे. हमारा काम सिर्फ यह है कि आप अपने दिमाग को खोलिए, है. ठीक है, डिस्कशन दोनों डिस्कशन करने पर्सपेक्टिव के बाद पता. हर प्रोस्पेक्टिव पर देखिए. जी जी बिल्कुल. सर बढ़िया डिसीजन होगा अभी इस पर. तो जो सेकंड डिसीजन था नहीं अभी नहीं. उसमें से भी in the above scenario, the property of the HUF neither cannot be said to belong to a third person nor can be said to be in corporate entity. Rather, the same is the property of the members of the family. It is because that the share of each of the individual member in the property or income of the HUF is not determinate. Hence, the family as such is treated as separate entity. जजमेंट मुझे कुछ गलत ही लग रहा है. For taxation purposes, HUF otherwise is not recognized as a separate juristic person distinct from the members who constitute it. A member of the HUF has a pre-existing right in the family property. A co-partner has a pre-existing right and interest in the property and can demand partition also. However, the other members of the HUF have right to be maintained out of the HUF property. On division, the share, जो मैंने वो बात कही, इस ग्राउंड के ऊपर इस ट्रिब्यूनल ने उसको टैक्सेबल नहीं माना, क्योंकि यहाँ पे ये जो आर्गुमेंट आया कि HUF की ऑलरेडी ऑलवेज द राइट. इन माय व्यू इट इज नॉट ए गिफ्ट एट ऑल, बिकॉज सिंस गिफ्ट कैन ऑलवेज बी बिटवीन द टू डिफरेंट पर्सन. मुझे दूसरा पॉइंट कहना है, ये इम्पोर्टेंट. एक व्यू है, दोनों
अंडरस्टैंड नहीं मेरा मेरे हिसाब से नहीं रिजॉल्व नहीं कर रहा है, हम तो कह रहे हैं दिमाग में खुलना चाहिए और 10 और रीजन आ जाए, Yeah. हमारे पास में और अच्छा मटेरियल आ जाएगा लड़ने के लिए। So there is पॉइंट contrary view. सर ये है HUF को जब तक उसका राइट नहीं बनता जब तक पार्टीशन नहीं करता। पार्टीशन के पहले दे आर ओनली ए कोपार्टनर और मेंबर, नो राइट एट ऑल। ये तो इनबिल्ट राइट होगा, लॉ में है। तो सिर्फ कहने का मतलब है कि राइट जब आएगा जब पार्टीशन होगा। तो इसके पहले वो ये हम कहें कि हम HUF में हमारा हिस्सा है, हमारा हम और HUF सेम है, गलत है। इसीलिए जो बाकीपुर वाला जो केस था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सोसाइटी एंड मेंबर्स आर सेम, उसमें म्यूचुअलिटी वाला कंसेप्ट था, हम लोगों ने केसेस जीते। लेकिन यहाँ HUF इज ए सेपरेट पर्सन। नहीं सर ऊपर वहाँ देखिए, क्लिक करिए, ये कर्सर है उसमें सही गलत है ना। नहीं सही गलत होता ही नहीं। खोलेंगे। हम तो बार बार ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने अभी रॉयल्टी वाले केस में कोर्ट भी गलत होता है। वही मैं कह रहा हूँ सेठ साहब, 7 बेंच की वो जो थी 9 बेंच अलग हो गई, अब 13वें बेंच पे चला गया। रॉयल्टी वो क्या नाम गड़बड़ ये है, जमीन आर्ग्यू करने नहीं गया। अगर जमीन आर्ग्यू करने चला गया होता तो 13 बेंच पे नहीं जाता। सारे जजमेंट अब इनको जो है ना बहस करने के लिए कुछ नहीं नहीं दोबारा F4 वो कहते हैं आप मुस्कुरा लेते हैं, टॉपिक शांत हो जाता है, क्या करोगे? भैया एक कुछ रिस्क भी है HUF को इस तरह से फॉर्म करने के। हम ये नहीं कह रहे हैं, हमारे पास आ गया तो बवाल के लिए है, हम तो बाकी सेठ साहब की बात मान रहे हैं। कट ही नहीं रहा यार। सेठ साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि हमको वही व्यू लेना चाहिए जो मतलब कंजर्वेटिव। एक्चुअली हमने तो बहुत सारी क्लाइंटों के HUF को फुल पार्टीशन करके खत्म कर दिया, जान के खत्म कर दिया, बिकॉज ऑफ देयर फैमिली प्रॉब्लम व्हिच कुड हैव बीन देयर आफ्टर 10 years। क्योंकि HUF में कर्ता क्या कर सकता है, बिल करेगा तो अपने शेयर की करेगा, बिल्कुल सही। देन अगर डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं, स्पेशली होता क्या है, लड़की को राइट हो गया, अब लड़की होनोलुलु में बैठी हुई, देन these things start disputing। दूल्हा तो ये कहता है तो मैंने बहुत से केसेस में मैंने कहा है और मैं आई हैव डिसॉल्व देयर केस फुल्ली पार्टीशन, लेकिन खत्म कर सर फुल और पार्ट करता तो हिंदू लॉ में तो कहता है करता है फुल राइट टू डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ द HUF। तो अब वो पूरा का पूरा पैसा जो है लड़की से ना दे के इनको दे, दूसरे लड़के को देता है। चलिए। नहीं सर्वाइवर से वाला जो कंसेप्ट था उसमें कर्ता के राइट अलग है। दया भाग में तो ओनरशिप है, दया भाग में तो वो ओनरशिप आ गया, वो कहता है पार्टनर है क्या। बस ज्यादा आगे नहीं होंगी, आगे मैं ख्याल से कुछ छिपे होंगे, हो जाएंगे। हाँ जी, चलिए इसको खत्म करें। कैन देयर बी मल्टीपल HUFs? चलिए बहुतों में किया प्रोस्टिट्यूशन वाला जहाँ लड़कियां हैं और लड़कों की शादियां हो रही है, अप्लाई करना जो अप्लाई कर चलिए लड़कियों के बच्चे क्या डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे, नहीं सही कर डोंट नो। पार्टीशन उसमें लड़कियों को हमने आगे। मतलब पता नहीं कि आगे क्या होगा। ठीक है, आपके आज लड़की आपके साथ, लड़कों का क्या होगा, बच्चों का। सर मैं प्रैक्टिकल साइड ऑफ ये बता रही हूँ, आप तो कह रहे हैं आपने बंद करवाई है। आज की तारीख में इंश्योरेंस एजेंट्स, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स एंड दे ऑल आर डूइंग फॉर द पीपल हु आर फंडिंग एट हायर, जिनकी 50 लाख 1 करोड़ की इनकम है ना, उनको ये समझा रहे हैं बेटा अच्छे बना उसमें अपना 4480 के अंदर 50% लिखा, 50% मैं if I advise my client, I advise the client not for 1 day or 1 to 2 days, I advise him for 1 year. 4480 कहाँ गया यार, ये कहाँ जा रहा है? मोरे वो निकालूं क्या? हमें क्या लेना देना, आने दो ना। चलो भैया। आने दो और अच्छा है। फालतू में हमारे पास भेज दिया करो ऐसे लड़ाई झगड़े वाले। हमें क्या दिक्कत है भाई, हर केस में। चलिए जी आगे बढ़ा जाए, फटाफट खत्म करें। अच्छा जरूरी वाले बढ़ते हैं। कैन देयर बी मल्टीपल HUFs? अगर पार्शियल पार्टीशन जैसा मैंने बताया उसके जरिए अगर कुछ बनी है तो मल्टीपल HUFs हो सकते हैं, नॉट अदरवाइज कि खाली जबरदस्ती के लिए केवल मूवेबल प्रॉपर्टी में FDRs के बेसिस पे हमने कोई HUF
मल्टीपल एचयूएफ क्रिएट कर दी, तो वो मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि जो बेसिक फंडा है कहीं ना कहीं एक उसका पुराना न्यूक्लियस होना चाहिए कि उससे वो बट करके आई, चाहे ज्वाइंट विजय पर्सन रहे हों हम, उसकी वजह से आज दो भाई, दो बिजनेस थे हमारे, 3 बिजनेस चल रहे थे, एक में 2 लोग हो गए, एक में 2 हो गए, उस तरीके से अगर कोई एचयूएफ बनी है तो वो मल्टीपल एचयूएफ हो सकती हैं, नॉट अदरवाइज। फिर मैं लास्ट पे आता हूं, पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ हैविंग इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट। या है पार्शियल पार्टीशन, अगर आपका असेसमेंट एचयूएफ का नहीं हुआ है तो इवन पार्शियल पार्टीशन भी किया जा सकता है, क्योंकि जो सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट का है वो केवल उसी केस में लगता है जो एचयूएफ हितर टू एसेस्ड है। नंबर 1 चीज, नंबर 2 चीज जो एज एडवाइस भी हम कर सकते हैं कि कोई बिगर एचयूएफ है या किसमें प्रॉपर्टीज हैं, फादर अलाइव है और आगे लगता है कि ये बच्चों में, तो अभी भी हम पार्शियल पार्टीशन करके उनकी प्रॉपर्टीज को असाइन करवा सकते हैं कि प्रॉपर्टीज पार्शियल पार्टीशन में, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो चल रहा है तो कंटिन्यू हो सकती है सेम उसमें हेड में, लेकिन हम उनके रहते हुए अगर लगता है कि ये फैमिली सेटलमेंट के व्यू से ये अच्छा रहेगा तो हम पार्शियल पार्टीशन करके उनकी ओनरशिप उनमें अलग अलग दे सकते हैं जब तक असेसमेंट उनका चलेगा। पूरी मान लीजिए एचयूएफ का पूरा न्यूक्लियस अभी नहीं बांटने की स्थिति में, लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी लगता है कि इनके रहते हुए असाइन हो जाए, जो बेटा जिस मकान में रह रहा है वो उसी के नाम हो जाए, तो हम एक इस प्रकार का फैमिली सेटलमेंट करके पार्शियल पार्टीशन करते हैं। उसमें इनकम टैक्स एक्ट केवल इतना कहता है कि इट विल बी डिसरिगार्डेड एंड इट विल बी कंटिन्यूड टू बी असेस्ड एज एन ओरिजिनल एचयूएफ। तो अगर इनकम आ रही है तो वो ओरिजिनल इनकम एसेस होगी, वेल टैक्स खत्म हो चुका है, तो केवल अगर इनकम नहीं है तो उसमें कोई मेजर इनकम नहीं है तो भी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होगा, लेकिन दिस कैन बी थॉट ऑफ। म्युनिसिपल रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं, वो तो फैमिली सेटलमेंट से सब कर सकते हैं आप। और ये फैमिली सेटलमेंट का जो हाँ। नीड बनेगी उसके बेसिस हाँ, उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं कि आज हमने ये डिटरमिन किया। जो पार्शियल टैक्सेबिलिटी कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं रेवेन्यू के लिए होता है कि बट डिसरिगार्ड होगी ना, मतलब वो मान्य नहीं है। खाली इनकम टैक्स के पर्पज के लिए वो कंटिन्यू रहेगा, वो आपका एचयूएफ का असेसमेंट, और उसमें से कोई रेंटल इनकम आ रही है तो वो वो एचयूएफ में टैक्स होगी, बस दैट्स ऑल। नहीं होता। अच्छा, वो आपने म्यूटेशन क्या बना लिया है, उसके लगातार पार्टिशन उससे आपकी ओनरशिप नहीं होती। तो ट्रांसफर कैसे होगा सर? इंडिविजुअल शेयर जैसे पार्शियल पार्टीशन किया तो मेरा शेयर कैसे बनेगा? वो तो उसमें लिखा जाएगा ना, फैमिली सेटलमेंट होगा और उसके बेसिस पे आप बाद में उस फैमिली सेटलमेंट को रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो पास में सारे फैमिली सेटलमेंट को बाद में रजिस्टर भी कर सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं आप बाद में, उसमें स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं आती, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं आती। फैमिली सेटलमेंट को आपको इस तरीके से ड्राफ्ट करना पड़ेगा कि ऑलरेडी हमारा सेटलमेंट हो चुका है, और उस तरीके से करके तो उसमें वो स्टैम्प ड्यूटी का भी बहुत बड़ा इशू। क्या वो डॉक्यूमेंट है? हाँ, तो डॉक्यूमेंट है तो फिर वो तुम्हारा ट्रांसफर नहीं है ना, वो स्टैम्प ड्यूटी उसमें ये डॉक्यूमेंट कि टू बाई पीस, और उसमें तमाम डिसीजंस भी हैं कि फैमिली सेटलमेंट में ट्रांसफर नहीं है, उसी डीड के ऊपर होगा। डीड पे म्यूटेट हो जाएगा, हर जगह रिकॉर्डेशन हो जाएगा उसका, सिचुएशन हो या ना हो, जैसे सेम मटेरियल ओनरशिप अगर कराना चाहे तो हो भी जाएगा, कराना चाहे कर तो हो भी सकता है। वो डिपेंड करता है आप कितने पैसे खर्च करेंगे। नहीं, वहाँ पर भी एचयूएफ के नाम नहीं होगा। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। चलिए पहले मैं लास्ट पॉइंट लेता हूं, फिर सबसे लास्ट में एंड करने के पहले मैं स्पेकुलेटिव पे आऊंगा। पहला तो यह है कि इस ग्रैंडफादर रिलेटिव इन ए कंपनी लॉ, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्यों नहीं है भैया? कंपनी लॉ पढ़ के आओ भैया कंपनी का, जरा पढ़िए डेफिनेशन। निकालो सेक्शन 6 क्या है? Why are breaking company law into picture? They are the members of the HUF? पहला नहीं होगा, पहले में नहीं कहोगे? क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी करते हैं कि दादाजी अगर ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, दादाजी चाचा जी एक ही फैमिली है अगर, तो वो उसमें, क्योंकि केवल इनकम टैक्स का एचयूएफ रिटर्न होना ही जरूरी नहीं है,
अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आपकी एग्जिस्ट कर रही है बिना न्यूक्लियस के भी, इफ दे आर मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड दे विल बी रिलेटेड। परदादा भी हो गए। परदादा भी अगर जिंदा है और ज्वाइंट है तो हो जाएंगे। बताना चाहिए। तो ये इसलिए मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया। एक यहाँ पर भी एक वर्कशॉप में स्टडी, उसमें भी ये चीज मैंने रेज की थी। ये 56 की जो डेफिनेशन है उसमें रिलेटिव में तो आएगा, उसमें भी वहाँ नहीं, वो अलग defined है। तो मेंबर्स ऑफ एचयूएफ वहाँ मेंबर्स वर्ड नहीं है 56 में। लाओ भैया जरा इनकम टैक्स एक्ट निकालो पीछे से। अरे गली से देख रहे हो वहाँ तो असेंडेंट और डिसेंडेंट में एसेंडेंट और डिसेंडेंट की लैंग्वेज रहती है ना। एचयूएफ वाला भी बताओ ना। एचयूएफ की डेफिनेशन नहीं है भैया वहाँ पे कुछ। रिलेटिव ऑफ एचयूएफ इसमें कुछ है मेंबर्स। चलिए अब हम इस पे आते हैं, थोड़ा सा माहौल को हल्का भी हो जाएगा। थोड़ा सा एक मैं क्लिप तो बड़ी है लेकिन छोटी सी एक क्लिप दिखाता हूँ। अभी लगभग खत्म पर ही हैं हम। जो हमारा इशू था, जो जिस प्रश्न पे हम थे कि कैन एचयूएफ कैरी ऑन स्पेकुलेटिव बिजनेस, कैन एचयूएफ engage in speculative business? If it is having involvement in investments of HUF, then yes, otherwise no. What my opinion is. उनका सार दूसरा है। सार का मतलब नहीं है, कैन HUF create हिंदू लॉ के हिसाब से क्या हम एचयूएफ ये काम कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? लिखा लिखा जगह से नहीं डालती। लीगल तो सारे काम नहीं करते, कहाँ लिखा है? नहीं डाल सकते। कहाँ लिखा है? कोई नहीं, हाँ लिखा है, यही तो है ना। ऐसा है जो फर्स्ट प्रिंसिपल जो एचयूएफ का था ट्रस्टीशिप, तो कैन यू पुट एट रिस्क द राइट्स ऑफ अदर को पार्टनर्स और द फ्यूचर मेंबर्स ऑफ द एचयूएफ? देयर इज ए डायरेक्ट डिसीजन। सन्यासी, ये दिस इज सन्यासी चरण वर्सेज कृष्णाधन एंड बनारस बैंक लिमिटेड वर्सेज हरि नारायण। क्या हेल्ड हुआ? एज हेल्ड बाय द, और आज का नहीं है, प्रिवी काउंसिल के टाइम का है, एज हेल्ड बाय द प्रिवी काउंसिल इन सन्यासी चरण वर्सेज कृष्णाधन, दैट द कर्ता ऑफ ज्वाइंट फैमिली कैन नॉट इम्पोज अपॉन ए माइनर मेंबर ऑफ द फैमिली risk and liability of the new business is started by him and adult members. The karta cannot impose such risk and liability even on the adult members without their consent. Similar view taken in the case of Banaras Bank Limited versus Hari Narayan. क्योंकि जब हमने कोई बिजनेस पुराना चला आ रहा था, आपने इनहेरिट किया जिस तरीके से खांडसारी वगैरह का, या उसमें अगर इनहेरेंट रिस्क है बिजनेस की, बट यू कैन नॉट पुट बाय योर एक्शन अदर्स ऑन रिस्क। इसीलिए इसका मतलब था कि जैसे आपके पुण्य और पाप के आप स्वयं भागीदार हो, वैसे आप अपने कामों से अपनी नेक्स्ट जनरेशन को या अपने और मेंबर्स को आप रिस्क में नहीं डाल सकते। आपने एचयूएफ का पैसा लगा दिया, सारा सट्टे में गंवा दिया। नहीं सर, तो वही वाली जो क्वेरी थी ग्रुप पे, वो कि क्या वो बिजनेस कर सकते हैं? जैसे बिजनेस कर सकता है, इसीलिए मैंने दूसरी क्वेरी दी थी। मेडिकल बिजनेस कर सकता है क्योंकि दैट इज नॉट ए स्पेकुलेटिव बिजनेस। जनरल बिजनेस कोई भी, लॉस का वो एक इनहेरेंट हो गया, उसमें रिस्क नहीं है, नॉर्मल बिजनेस है, उसमें उसने